स्टोरी स्टार्ट होती है अपनी फीमेल लीड रोजा को देखते हैं। एक लड़के के साथ बिल्डिंग के सबसे ऊपर खड़ी हुई थी। वो उस लड़के से कहती है कि मैं तुम्हें पिछले 2 साल से पसंद करती हूँ। वो लड़का कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन तुम हो कौन? ये सुनने के बाद तो रोजा के दिल के टुकड़े हो जाते हैं। वो सोचने लगती है कि मेरे 2 साल का प्यार एक पल में खत्म हो गया। वो लड़का जाते हुए कहता है माफ करना, लेकिन मैं पहले जा रहा हूँ। 18 साल की रोजा, जिसका दिल टूटा हुआ था, वो रोने लगती है। कहती है कि मुझे लगा था कि अपनी फीलिंग्स को बता देना ठीक रहेगा, लेकिन मैंने इस बात की उम्मीद नहीं करी थी कि वो तो मुझे जानता भी नहीं होगा। मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट हो रही है। मैं चाहती हूँ कि सब कुछ तबाह हो जाए। किसी को देखते हैं जो उसी बिल्डिंग के ऊपर बॉम्ब लगाकर चला गया था। फिर रोजा को अचानक से एक बहुत बड़े धमाके की आवाज आती है। वो बिल्डिंग अगले ही पल में पूरी कोलैप्स हो जाती है और वो नीचे गिरने लगती है। रोजा रोते हुए कहती है प्लीज मुझे कोई बचा लो, मैं वो बात दिल से नहीं कह रही थी। लड़के को देखते हैं जो देखता है कि एक लड़की ऊपर बिल्डिंग से नीचे गिर रही है। वो जल्दी से वहां से जाने लगता है और रोजा गिरते हुए सोच रही थी क्या मैं मरने वाली हूँ? क्या इस तरह से मेरा अंत होने वाला है? वो भी जब मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। तभी वो देखती है कि उसे किसी ने आकर बचा लिया था। कोई और नहीं बल्कि अपना मेल लीड दौरियांग था, जो कि उन पत्थरों को भी रोक लेता है। रोजा उसको थैंक्स कहती है। दौरियांग कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? फिर उसे कोई आवाज लगाता है और वो वहां से चला जाता है। एक ऑफिसर कहती है वो सारे क्रिमिनल्स एली की तरफ गए हैं, जाकर उनको पकड़ लो। और मैंने तुमसे कहा था ना कि ड्यूटी के वक्त अपने यूनिफॉर्म को पहने रहा करो। फिर रोजा को देखते हैं जो ब्लश कर रही थी। 18 साल की रोजा को फिर से प्यार हो गया था। फिर नेक्स्ट सीन सीधा 2 साल बाद का देखते हैं। एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सई था। वो इस वक्त लाइव स्ट्रीम कर रही थी और अपने व्यूवर्स से कहती है काफी समय बाद मैं इस तरह से ब्रॉडकास्ट कर रही हूँ। मेरे मिड टर्म्स एग्जाम फाइनली ओवर हो चुके हैं। एक व्यूअर कहता है सई तुम्हें अपनी वॉच पहननी चाहिए। सई कहती है अरे हाँ, मुझे ऑलमोस्ट डांट पड़ी गई थी। व्यूअर कहता है कि मैं पहली बार तुम्हारा ब्रॉडकास्ट देख रहा हूँ, क्या ये वॉच इम्पोर्टेंट है? कहती है मेरे जैसे स्पेशल पुलिस ऑफिसर को ये वॉच पहनना जरूरी है। एक रूल है, यहाँ तक कि नहाते हुए भी तुम्हें इस वॉच को पहनना है। हमें पता चलता है कि हम उस वक्त अपनी पावर को यूज कर सकते हैं या नहीं। हमारे स्पेशल एबिलिटी हेडक्वार्टर्स के चेयरमैन ने कहा था कि तुम्हारे ग्रैंडफादर ने तुम्हें नहीं बताया कि तुम्हें अपनी एबिलिटी का यूज नहीं करना है, और उन्होंने कहा था कि स्पेशल एबिलिटीज को वेपन्स की तरह भी ट्रीट करा जा सकता है। रूल है कि तुम्हें ड्यूटी के दौरान ही सिर्फ इसका इस्तेमाल करना है। सारे लोगों ने ये देखा होगा, मतलब अगर ये वॉच बचती है यानी कि आसपास कोई इंसिडेंट हुआ है, लेकिन तभी उसकी वॉच बचती है और उसे वहां से जाना पड़ता है। फिर नेक्स्ट सीन में बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो ऊपर देखकर वीडियो बना रहे थे। बिल्डिंग के ऊपर कोई खड़ा हुआ था। वो एक क्रिमिनल था जो दूसरे लड़के को पकड़ा था और कह रहा था कि कोई भी यहाँ पर नहीं आना, अगर आए तो मैं इसको मार दूंगा। ऑफिसर कहती है कि अगर तुम अपनी सजा को नहीं बढ़ाना चाहते हो तो जल्द से जल्द नीचे आ जाओ। और वो इरिटेट होते हुए कह रही थी यार अभी तक वो लोग यहाँ पर क्यों नहीं आए? लेकिन तभी वहां पर सेई आ जाती है। सब हैरानी से उसको देखने लगते हैं और सेई कहती है मैं तुम लोगों को बाद में ऑटोग्राफ देती हूँ। ऑफिसर कहती है सेई मैंने तुमसे कहा था ना कि आज लाइव मत आना और आज तैयार रहना। कहती है लेकिन मैं तो टैक्सी लेकर जल्द से जल्द यहाँ पर आ गई। ऑफिसर कहती है कि जुंगी भी अभी तक यहाँ पर नहीं आएगी या तुम भी ये सब करने वाली हो? सेई कहती है और उन ट्विंस के बारे में क्या वो भी नहीं आए? ऑफिसर कहती है कि उन्होंने कहा है कि वो लोग अभी एग्जाम्स में है। बताया जाता है ये है सेई, स्पेशल पुलिस ऑफिसर, और इसकी एबिलिटी है क्लेयरवोयंट। वो फ्यूचर इवेंट्स को प्रेडिक्ट कर सकती है। सर से कहती है कि वो दोनों साथ में नीचे गिर जाएंगे। सर हैरान होकर कहती है क्या, लेकिन कब? और सेई गिनती गिनना शुरू करती है 9, 8, 7। सर जल्दी से ऊपर जाते हुए कहती है तुमने मुझे बहुत जल्दी बता दिया। हमें पता चलता है कि इसका नाम सियोन है। इसकी एबिलिटी है फ्लूइडाइजेशन, यानी वो एयर या फिर लिक्विड की तरह
तरह बिहेव कर सकती है। खतरनाक एक्सप्रेशन के साथ ऊपर आ रही थी और क्रिमिनल डरते हुए कहता है मेरे करीब मत आना। अभी उसका पैर फिसल जाता है और वो क्रिमिनल वो लड़का दोनों लोग नीचे गिरने लगते हैं। सियोन कहती है अरे यार लगता है अब हम गए, लेकिन अगले ही पल वहाँ पर दौरियांग आता है और उन दोनों को हवा में रोक लेता है। सियोन खिड़की पर रुक जाती है और दौरियांग उससे कहता है हेलो नूना। सियोन कहती है दौरियांग तुमने तो कहा था कि तुम वेकेशन पर हो। फिर बताया जाता है इसका नाम दौरियांग है, इसकी पावर है टेलीकिनेसिस और सेल्फ हीलिंग। दौरियांग सियोन से कहता है क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? सियोन कहती है नहीं कोई जरूरत नहीं। दौरियांग को देखकर तो हैरानी से सबका मुंह खुल जाता है, सारी भीड़ पगला जाती है और सब लोग उसका नाम लेने लगते हैं। हमें बताया जाता है कि दौरियांग कौन है। स्पेशल एबिलिटीज का जन्म हुआ तब क्रिमिनल्स भी बढ़ने लगे थे जिनके पास एबिलिटीज थी। पुलिस ऑफिसर उनको बिल्कुल भी रोक नहीं पा रहे थे और उनको रोकने के लिए स्पेशल एबिलिटी हेडक्वार्टर्स का जन्म हुआ कि जिनके पास एबिलिटी थी वही इस स्पेशल पुलिस ऑफिसर ट्रेनिंग में भर्ती हो सकते थे। और दौरियांग दो एबिलिटीज के साथ पैदा हुआ था। जब वो एलिमेंट्री स्कूल में था तो उसने अपने पूरे स्कूल को बचाया था। जब वो मिडिल स्कूल में था तो उसने पूरी कंट्री को बचाया था। वो अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पुलिस ऑफिसर था। सिर्फ उसकी स्किल ही नहीं बल्कि उसके गुड लुक्स भी, और अगर उसकी काइंडनेस को भी इसमें जोड़ दिया जाए तो वो इतना फेमस था कि उसके लिए एक अलग ही ऑफिशियल फैन क्लब बन गया था जिसका नाम था PHS, यानी कि वो लोग जिनको दौरियांग ने बचाया। फिर प्रेजेंट में देखते हैं सब पागल हो रहे थे कि तुमने तो कहा था तुम वेकेशन पर गए थे, तुम यहाँ पर कैसे? दौरियांग कहता है कि हालांकि मैं इसे अपने घर से देख सकता हूँ। सियोन कहती है क्या तुम्हें तुम्हारी एबिलिटीज यूज करने की इजाजत है? दौरियांग कहता है हाँ मुझे इजाजत है क्योंकि मैं वेकेशन पर भी काम कर रहा हूँ। देखते हैं यहाँ पर आने के लिए दौरियांग को बोनस भी दिया गया था। दौरियांग जा रहा था तभी से ही उससे कहती है सीनियर आप फिर से सर्च रैंकिंग में नंबर 1 पर होंगे, आपके लिए तो ये बहुत अच्छा है, जरा मुझे भी बताइए कि मैं वहाँ पर कैसे पहुँच सकती हूँ। दौरियांग कहता है कि तुम पहुँच जाओगी अगर तुम मेहनत करोगी तो, इसलिए कोशिश करती रहो। सेई का दिमाग खराब हो रहा था। सियोन उसको शांत कराते हुए कहती है सेई यहाँ पर कैमरा है, और वो दौरियांग से कहती है तुम्हें नहीं लगता आजकल तुम ज्यादा कॉन्फिडेंट हो रहे हो? जब तुम छोटे थे तब तुम बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते थे। दौरियांग कहता है यार उस पास्ट को याद दिलाने की जरूरत नहीं। सियोन कहती है लेकिन तुम्हें ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि तुम कहाँ से आए हो। अगर तुम ऐसे ही डील देते रहे, अगर तुम ऐसे क्रिमिनल से मिल गए जो तुमसे ज्यादा स्ट्रांग है, बताओ आखिर तुम उसके बाद क्या करोगे? नेक्स्ट सीन में रोजा को देखते हैं जो एक अलग ही लुक में दिख रही थी। वो अपना मास्क पहनती है और अचानक से गायब हो जाती है। यांग सियोन के सवाल का जवाब देते हुए कहता है अगर आगे ऐसा कुछ हुआ तो, लेकिन तभी सेई को अचानक से कुछ महसूस होता है। नीचे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर मास्क पहनी हुई रोजा खड़ी हुई थी। सेई कहती ये तो गैस मास्क है, कितना अजीब है, लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ क्लिक होता है। वो दौरियांग से कुछ बताने जा रही थी लेकिन अगले ही पल रोजा आती है और उसे उठाकर दूर फेंक देती है। दौरियांग के पास आती है और दौरियांग उससे कहता है कि आखिर तुम हो कौन? और सेई को देखते हैं जो उड़ते हुए बिल्डिंग की तरफ जा रही थी, लेकिन सियोन दौड़ कर जाती है और उससे पहले वो वहां पर पहुंच जाती है। टकराने से पहले उसने सेई को पकड़ लिया था। दोनों लोग शीशा तोड़कर अंदर गिरते हैं और यांग कहता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर तुम कौन हो, लेकिन तुम पूरी तैयारी के साथ आए हो। अगर तुम किसी स्पेशल पुलिस ऑफिसर को टच करते हो तो तुम्हें 3 साल की सजा हो सकती है या फिर तुम्हें 30,000 मिलियन का जुर्माना भरना पड़ सकता है। कहता हुआ वो रोजा के कंधे पर हाथ रखता है, लेकिन तभी रोजा पीछे हट जाती है। यांग कहता अगर तुमसे कोई बात कर रहा हो तो तुम्हें इस तरह से बीच में नहीं टोकना चाहिए। अपनी पावर का इस्तेमाल करता हुआ एक बेंच को उठा कर लाता है। उस बेंच को सीधा रोजा की तरफ फेंकता है, लेकिन रोजा उस बेंच को पकड़ लेती है, उठाकर उसी की तरफ फेंकती है। बेंच दौरियांग के बगल से निकल कर जाती है जिससे कि उसके फेस पर कट भी लग जाता है और वो बेंच पीछे जाकर गिरती है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। दौरियांग तो हैरान ही हो जाता है और फिर वो बहुत सारा सामान उठाकर उसकी तरफ फेंकने जा रहा था। वो सारा सामान जाकर सीधा रोजा के ऊपर गिरता है और दौरियांग कहता है मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। लेकिन वो देखकर हैरान होता है कि वहाँ पर रोजा नहीं थी और वो कहता है आखिर वो गधा कहाँ पर चला गया। सीन में सेई को देखते हैं जिसकी गर्दन टूट चुकी थी। वो हॉस्पिटल में थी लेकिन फिर भी लाइव स्ट्रीम कर रही थी।
कह रही थी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जब मैं ठीक होंगी तो उस क्रिमिनल को पकड़ लूंगी। सियोन कहती है बहन जरा अपनी हालत तो देखो और क्या बातें कर रही हो। एक व्यूअर पूछता है सेई तुम तो इतनी यंग हो, तुम पुलिस ऑफिसर कब बनी? सेई कहती है काफी समय पहले की बात है, उस वक्त मैं मिडिल स्कूल में थी। मेरी एबिलिटी तब जाहिर हुई थी जब मैं मिडिल स्कूल का एग्जाम दे रही थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अचानक से मुझे कुछ दिखाई दिया। वो मेरा फ्यूचर था जिसमें मुझे बहुत ज्यादा डांट पड़ रही थी। उस वक्त पहली बार मैंने अपनी एबिलिटी का यूज करा था। मेरे टीचर मुझे मारते उससे पहले ही मैं खुद को बचा ले रही थी, लेकिन उसके बाद मुझे फिर से डांट पड़ी और मुझे सजा मिली। वो ये सब कुछ बता ही रही थी, तभी वहाँ पर दौरियांग आता है और कहता है सेई क्या तुम ठीक हो? क्या तुम लाइव ब्रॉडकास्टिंग कर रही हो? फिर सेई सोचती है कि दौरियांग सीनियर अपने पावर के साथ पैदा हुए थे। जांगसियान सीनियर मिडिल स्कूल में उनको उनकी पावर मिली थी और ट्विंस की पावर उनके किंडरगार्टन में अवेकन हुई थी। हर इंसान की पावर अवेकन होने का वक्त अलग अलग होता है। किसी किसी की पावर बहुत आगे जाकर अवेकन होती है। फिर रोजा को देखते हैं जो एक बिल्डिंग पर बैठी हुई थी। उसी बात को याद करती है जब दौरियांग ने उसके कंधे को टच करा था। वो ब्लश करते हुए सोचती है उसने मुझे टच करा। 2 साल पहले का टाइम देखते हैं जब इस प्यार की शुरुआत हुई। वो वक्त जब दौरियांग ने रोजा की जान बचाई थी कि सबकी तरह रोजा भी उस फैन क्लब की मेंबर बन गई थी। वो कहती है तो इस तरह के स्पेशल पुलिस ऑफिसर होते हैं और इसका सोशल मीडिया अकाउंट भी है। इसकी पिक्चर में तो ये बहुत हैंडसम लग रहा है, मैं इसे सेव कर लेती हूँ। बताया जाता है दौरियांग की ज्यादातर कमेंडेशन सेरेमनी बाहर ही होती थी और इन सब के रीजंस एक ही थे, वो थे हान दौरियांग के फैंस। और पार्क रोजा भी उन्हीं फैंस के बीच में कहीं पर थी। रोजा सोचती है कि मैं उसे देख नहीं पा रही, मेरी भी दौरियांग के साथ एक स्पेशल याद है। उसने मेरी जान बचाई थी, लेकिन अचानक से रोजा को क्लिक हुआ वहाँ पर जितने भी लोग हैं सबकी दौरियांग ने जान बचाई थी, क्योंकि उस क्लब का नाम ही था PHS यानी पीपल हान दौरियांग सेव्ड। रोजा सोचती है मैं भी उसे रियल में देखना चाहती हूँ। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और कहता है एक्सक्यूज मी, क्या तुम पीछे हट सकती हो, मैं उसे देख नहीं पा रहा। रोजा सोचती है नहीं, मैं यहाँ पर आई हूँ, मैं इस तरह से गिव अप नहीं कर सकती, मैं भी यहाँ पर दौरियांग से मिलने के लिए ही आई हूँ। कल रोजा को ऐसा महसूस हुआ कि उसकी पूरी बॉडी में बिजली उतर आई है। रोजा उठाकर उस आदमी को दूर फेंक देती है। हैरानी से रोजा की तरफ देखने लगते हैं कि इसने उस आदमी को उठाकर दूर फेंक दिया। रोजा सोचती है अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन अगले ही पल वो उन लोगों की आंखों के सामने से गायब हो जाती है, कहीं और ही पर टेलीपोर्ट हो गई थी। फिर हमें उसकी एबिलिटीज का पता चलता है जो है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और टेलीपोर्टेशन। रोजा सोचती है रुको, क्या ये कोई सपना है? फिर हमें बताया जाता है रोजा सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं हुई थी, बल्कि बिना चश्मे के उसे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। दिन के बाद से जब भी सेरेमनी होती थी तो रोजा सबकी आंखों के सामने से आराम से निकल जाती थी। फैन से बचने के लिए वो अपने मुंह पर मास्क भी पहने रहती थी। देखते हैं कि दौरियांग जब एक विलन के साथ फाइट कर रहा था तो वो वहीं पर खड़ी उसे देख रही थी। सोचती है कि हाँ दौरियांग के आसपास के लोग उसकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन उसके बावजूद भी रोजा ने गिव अप नहीं करा। उसने सोचा जब तक हम एक दूसरे के खिलाफ नहीं दौड़ेंगे कुछ भी नहीं होगा। जा रही थी तभी एक कार उसे आकर टक्कर मार देती है, लेकिन उसे खरोच भी नहीं आती और वो उस कार को उठाकर दूर फेंक देती है। वो सोचती है मुझे दर्द तो नहीं हो रहा, लेकिन मेरे पूरे कपड़े खराब हो गए। फिर बताया जाता है कि उसके बाद 2 साल बीत गए। पार्क रोजा थी जिसे एक लौती ये बात पता नहीं चली थी कि कुछ तो गलत हो गया है, क्योंकि रोजा एक वांटेड क्रिमिनल बन चुकी थी। उसको पकड़ने के लिए एक इमरजेंसी मीटिंग भी बिठाई गई थी। चीफ कहते हैं हमें एक नए S क्लास स्पेशल क्रिमिनल के बारे में पता चला है। इनका नाम चोई गिल्बे था, चेयरमैन ऑफ स्पेशल एबिलिटी हेडक्वार्टर्स, और इनकी एबिलिटी क्या है ये अभी नहीं पता। तभी चेयरमैन कहते हैं तो जुंगी तुम आ गए, अगर तुम अगली बार से भी इतनी देर में आए तो तुम्हें एक्सपेल कर दिया जाएगा। हमें पता चलता है इसका नाम है जुंगी और इसकी एबिलिटी क्या है अभी नहीं पता। जुंगी कहता है आज के दिन जो ये नंबर है एकदम करेक्ट है। चेयरमैन कहते हैं जब मैंने तुम्हें पहले कॉल करा था तो तुम क्यों नहीं आए? कहता है कि मैं पहले जाना
चाहता था लेकिन वहाँ पर सेई आ गई थी। जब ये सब हुआ था तो वो पेड़ के पीछे छुपा था और सोच रहा था नहीं मैं नहीं जा सकता। वैसे भी 2 वर्सेस 2 हो रहा है, ये परफेक्ट सिमेट्री है और वो चेयरमैन को बताता है मैं दखल नहीं देना चाहता था। उसके बाद दौरियांग आ गया लेकिन मैं भाग गया क्योंकि मैं बहुत डर गया था, लेकिन इस बार मैं जीत कर रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। चेयरमैन कहते हैं बस बहुत हो गया, दफा हो जाओ यहाँ से। और फिर वो सबसे कहते हैं ठीक है मैं फिर से इस बात को रिपीट करता हूँ, आप लोगों को इस एस क्लास क्रिमिनल की वजह से आज यहाँ पर इकट्ठा करा गया है और ये एक ऐसा क्रिमिनल है जिसे 52 साल के बाद देखा गया है। हान दौरियांग भी उसको छू तक नहीं पाया, तो समझ लीजिए कि ये सिचुएशन कितनी सीरियस है। लेकिन तभी जुंगी कहता है कि रुक जाइए। चेयरमैन कहते हैं हाँ बताओ क्या तुम्हारे पास कोई बात है जुंगी। जुंगी कहता है वो दरअसल प्रोजेक्टर बहुत ज्यादा हिल रहा था। चेयरमैन कहते हैं तुम दफा हो जाओ यहाँ से। बाकी सबसे पूछते हैं तो बताओ हमें इस क्रिमिनल को क्या बुलाना चाहिए। सब लोग अपने हाथ खड़े कर देते हैं और बताने लगते हैं हमें ब्लैक मास्क बुलाना चाहिए। टैकी, टिकवर, विलन, अजीब, टेरी मैन ये नाम है या फिर बेइज्जती है। कहता है चेयरमैन कैसा रहेगा ब्लैक गैस मास्क टेकवियर बुलाए तो। चेयरमैन कहते हैं कि ये नाम बहुत लंबा है। फिर एक और लड़का कहता है तो फिर हम उसे ब्लैक मास्क बुलाते हैं। तभी चेयरमैन कहते हैं दौरियांग तुम इन सब से थोड़े वक्त के लिए दूर रहो। दौरियांग कहता है माफ कीजिएगा लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। चेयरमैन कहते हैं तुम ब्लैक मास्क को छू तक नहीं पाए थे ना। दौरियांग कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि मैं बहुत चौंक गया था। चेयरमैन कहते हैं लेकिन इतने सारे लोगों में से उसने सिर्फ तुम पर टारगेट किया। दौरियांग एक स्पेशल पुलिस टीम बनाओ जो कि ब्लैक मास्क को पकड़ेगी और इसमें दौरियांग भी शामिल है। दौरियांग कहता है नहीं चेयरमैन मैं ये खुद कर सकता हूँ। लेकिन नेक्स्ट सीन देखते हैं वो परेशान होकर बैठा था लेकिन तभी वहाँ पर सही उसके लिए ड्रिंक लेकर आती है। कहती है तुम ब्रेक लो वेकेशन पर जाओ, ऐसे लोगों द्वारा भुला दिया जाना ही ठीक है। फिर सही के जाने के बाद वो बैठा सोच रहा था अगर मैं सच में टारगेट हूँ, अगर मैं ना जीत पाऊँ तो। और वो ड्रिंक को कस कर दबाते हुए कहता है तो फिर मुझे कौन बचाएगा। वो अपने एक बचपन का किस्सा याद करता है कि उसकी तरफ एक बड़ा सा पत्थर उड़ते हुए आ रहा था और वो सोचता है कि मैं नहीं बच सकता, ये तो बहुत ज्यादा बड़ा है। लेकिन तभी वहाँ पर कोई आता है और उस पत्थर पर एक घूसा लगाता है। उस पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो दौरियांग से पूछता है क्या तुम ठीक हो बच्चे। बड़ा दौरियांग अपने मन में कहता है अगर वो पर्सन अभी आ गया तो। तभी उसकी वॉच बजने लगती है। वो अपनी शर्ट पहनता और सोचता है मुझे कमजोर नहीं पड़ना है क्योंकि मैं दौरियांग हूँ, मुझे सब लोगों को बचाना है। दूसरी तरफ रोजा का घर देखते हैं। बाहर बहुत बारिश हो रही थी। बैठी दौरियांग के लिए लेटर लिख रही थी और बहुत प्यार दिखा रही थी। उसे न्यूज की आवाज आने लगती है। वो जाकर देखती है। उसमें बताया जा रहा था कि कुछ एबिलिटीज वाले चोर बैंक के अंदर चोरी करने के लिए घुस आए। दूसरी तरफ उन्हीं बैंक के चोरों को देखते हैं। चोर कहता है तुमने न्यूज नहीं देखी कि अब वो दौरियांग नहीं रहा जो पहले था। दूसरा चोर कहता है लेकिन भाई मुझे फिर भी डर लग रहा है। चोर कहता है मेरे पास छोटा एक्सप्लोजन करने की पावर है लेकिन बड़ी ढांसू पावर है, ऐसे में हम साथ मिलकर कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा चोर कहता है लेकिन फिर भी मेरा दिल भारी फील हो रहा है। पहला चोर कहता है अरे यार तू बस डर रहा है, वो दौरियांग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन तभी उनके पीछे कोई आता है। वो दौरियांग था और जो कहता है कि तुम कमजोर किसे कह रहे हो। वो चोर बहुत डर जाता है और दौरियांग पर हमला करता है लेकिन दौरियांग को तो कुछ भी नहीं होता। दौरियांग कहता है क्या बस इतना ही तुम्हें लगता है तुम इतनी कमजोर एबिलिटी के साथ मेरा कुछ बिगाड़ पाओगे। अब तुम लोग बचकर कहीं ना जा सकते, मैं तुम लोगों को पकड़ कर रहूंगा। वो उन चोरों के ऊपर हमला करने लगता है लेकिन तभी दौरियांग को कोई आवाज लगाता है। वो जूंगी था जो कहता है रुको क्या तुम इन लोगों को मार डालोगे। दौरियांग हद से ज्यादा हमले करने लगा था। फिर उसे समझ आता है कि वो क्या कर रहा है और वो कहता है मुझे माफ कर दो। इसलिए जूंगी उन लोगों को वहां से पकड़कर कार में ले जाने लगता है और दौरियांग सोच रहा था अगर इन लोगों को मेरी कमजोर साइड दिख गई तो ऐसी छोटी मोटी चीजें मुझे अक्सर परेशान करती रहेंगी, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी कमजोरी बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगा। लेकिन तभी वहां पर किसी की एंट्री होती है। वो थी अपनी रोजदादा ब्लैक मास्क। दौरियांग उसको देखकर सोचता है ब्लैक मास्क इस बार मैं तुमको पकड़ कर रहूंगा। लेकिन रोजा तो ब्लश कर रही थी और सोच रही थी क्या वो मेरी तरफ देख रहा है, अब मैं क्या
क्या करूं। दौरियांग उसकी तरफ बढ़ने लगता है और रोजा सोचती है वो मेरी तरफ आ रहा है, ये कोई सपना तो नहीं। और दौरियांग सोच रहा था मुझे डर लग रहा है लेकिन खुद पर काबू रखना है, यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं। और रोजा सोच रही थी कि मुझे इतने सारे लोगों के सामने शर्म आ रही है लेकिन आज मुझे कह कर रहना है। और वो चिल्ला कर कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं पिछले 2 सालों से तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं उस दिन से तुम्हें पसंद करती हूँ जिस दिन तुमने मेरी जान बचाई थी। सब लोग हैरानी से उधर देखने लगते हैं और बात करते हैं, क्या तुमने सुना कि उसने क्या कहा। दौरियांग अपने कान आगे कर कर कहता है तुमने क्या कहा, मुझे सुनाई नहीं दिया। और रोजा फिर से चिल्लाने लगती है लेकिन दौरियांग को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। रोजा सोचने लगती है कि बारिश और ये मास्क, आयरन की आवाज और यहाँ पर इतने सारे लोग, हर चीज हमारी बातचीत के बीच में बाधा डाल रही है। फिर हमें बताया जाता है कि सिर्फ आज ही रोजा का अनलकी डे नहीं है बल्कि हर बार ऐसा ही हुआ है। फिर पहले का सीन देखते हैं कि एक बार रोजा फ्लावर लेकर बैठी थी और प्रैक्टिस कर रही थी वो किस तरह से दौरियांग को प्रपोज करेगी। बेंच के पीछे छुपी थी और धीमे धीमे बोल रही थी कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। वो सोचती है कि वो अकेला है, यही मेरा चांस है, मुझे कहना होगा। दौरियांग को आवाज लगाती है, वो पीछे मुड़कर देखता है लेकिन तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। नेक्स्ट सीन देखते हैं कि उसने एक और बार कोशिश करी थी, वो फिर से उससे कह रही थी लेकिन वहाँ पर तो शूटिंग हो रही थी, वो विलेन से लड़ रहा था। वो किसी तरह से उसके करीब पहुंच गई थी लेकिन हमला होता है और वो वहाँ से छूमंतर हो जाती है। पिछले साल से उसकी यही बदकिस्मती रही है। और प्रेजेंट में रोजा सोचती है जैसा कि मैंने उम्मीद करी थी, उसको मेरी बात सुनाई नहीं दे रही। प्लान बी ये है कि मुझे उसको ये लेटर देना है। लेटर को लेकर किसी तरह उसके करीब पहुंच जाती है लेकिन तभी वहाँ पर जुंगी आता है और हमला कर देता है। फिर हमें पता चलता है जुंगी की एबिलिटी है शेप शिफ्टिंग, यानी वो किसी चीज का भी शेप बदल सकता है। लेटर हवा में उड़ जाता है और रोजा सोचती है नहीं मेरा लेटर, और जुंगी आकर किसी तरह रोजा को पकड़ लेता है लेकिन अगले ही पल दोनों वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। दौरियांग को समझ में नहीं आता कि आखिर ये अभी क्या हुआ। दोनों लोग टेलीपोर्ट होकर एक बिल्डिंग के ऊपर पहुँचते हैं लेकिन तभी जुंगी रोजा के हाथ में हथकड़ियां पहना देता है और कहता है अच्छा तो जब तक मैं तुम्हें पकड़े रहूंगा तो मैं कहीं पर भी टेलीपोर्ट हो सकता हूँ, तुम शांत खड़ी रहो, मैं कांटेक्ट कर कर बताता हूँ। लेकिन तभी वो देखता है कि रोजा ने उसकी हथकड़ी तोड़ दी थी। रोजा आराम से उसके हाथ में हथकड़ी का दूसरा टुकड़ा रखती है, उससे माफी मांगती है और वहाँ से चली जाती है। और ये देखकर जुंगी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। दूसरी तरफ दौरियांग को देखते हैं जो उस लेटर को उठाता है और सोचता है कि ये वो लेटर है जो ब्लैक मास्क मुझे देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आखिर उसने इस लेटर में लिखा क्या होगा। लेकिन तभी वहाँ पर जुंगी आता और कहता है नहीं उसे इसी वक्त जला दो। यहाँ कहता है जुंगी क्या तुम ठीक हो, और उस ब्लैक मास्क का क्या हुआ। जुंगी कहता है कि वो एक आम इंसान नहीं है, मैं उसको पकड़ भी नहीं पाया। उस हथकड़ी के दूसरे टुकड़े को दौरियांग को दिखाता है, वो अगले ही पल लेटर को ले लेता है। क्रिमिनल के पास जाकर कहता है तुम्हारे पास स्पाइसी एबिलिटी है ना, तो जल्दी से इसको जला दो। दौरियांग कहता है रुक जाओ, मैंने अभी तक उसको पढ़ा नहीं है। जुंगी कहता है इसकी जरूरत नहीं क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है, उसने लेटर जला दिया था। लेकिन अगले ही पल दौरियांग लेटर को छीन लेता है और सोचता है कि अगर ये सच में खतरनाक है, इसके पास बहुत मौके थे मुझे मारने के लेकिन उसने मुझे नहीं मारा। लेकिन उसने ऐसा क्यों नहीं करा मुझे समझ नहीं आ रहा। अपने लेटर बुझाने के बाद भी वो काफी तरह से तो जल ही गया था। और दौरियांग सोचता है क्या वो सच में मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा था। देखते हैं कि आखिर रोजा ने लेटर में लिखा क्या था। लिखा था हेलो दौरियांग, वो जिसकी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, मेरा नाम है पार्क रोजा जिसकी तुमने जान बचाई थी। अगर उस वक्त तुमने मुझे बचाया ना होता तो मैं बिल्डिंग से गिरकर मर चुकी होती। मैं इस जिंदगी को अच्छे से जीऊंगी जिसको तुमने बचाया था। तुम्हारी एक बहुत बड़ी फैन हूँ पार्क रोजा। और देखते हैं उन लोगों ने टुकड़ों को सीधे कर कर रखा था। जलने की वजह से लेटर में ये लिख कर बन गया था कि हाँ दौरियांग मुझे ढूंढ निकालो उसके बाद मर जाओ, तब तक अपनी जिंदगी को संजो कर रखना। दूसरी तरफ रोजा को देखते हैं जो कह रही थी क्या उसने उस लेटर को पढ़ा होगा। दूसरी तरफ देखते हैं कि लेटर पढ़ने के बाद दौरियांग तो सदमे में था और सब लोग उसको सिंपैथी दिखाने
चिल्लाने लगते हैं। दूसरी तरफ देखते हैं कि न्यूज पर चल रहा था ब्लैक मास्क ने हान दौरियांग के खिलाफ वॉर की घोषणा कर दी है। आखिर क्यों हान दौरियांग ने एक लंबी छुट्टी ले ली है। ओल्ड पर्सन को देखते हैं, वो न्यूज को देखते हुए कह रहे थे कि ये ब्लैक मास्क कौन है। नेक्स्ट सीन में एक लड़की और उसके डैड को देखते हैं। लड़की कहती है, डैड क्या आपने देखा स्पेशल क्रिमिनल आया है जिसका नाम ब्लैक मास्क है। उसके डैड कहते हैं, क्या ये इतना स्पेशल है कि उसका नाम तक रख दिया। उसमें बताया जाता है हेडक्वार्टर्स ने उस ब्लैक मास्क की एबिलिटी को रिवील कर दिया है। इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है और टेलीपोर्टेशन है। लेकिन ये सुनने के बाद तो उसके डैड के सदमा लग जाता है और जिस वजह से वो बेहोश होने लगते हैं। उनकी बीवी भाग कर आती हैं और कहती हैं, हनी क्या हो गया, क्या तुम ठीक हो। लड़की के डैड कहते हैं कि वो ब्लैक मास्क नहीं है, वो सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, वो वही पर्सन है, वो वापस आ चुका है। और दूसरी तरफ देखते हैं कि हर तरफ हड़कंप मच चुकी थी। जितने भी बूढ़े लोग थे वो यही बात बोल रहे थे कि अब दुनिया खत्म होने वाली है। हर तरफ ये हो रहा था। एक लड़की जो कि टैक्सी के अंदर बैठी हुई थी, सबको देखकर सोचती है कि आखिर इन लोगों को क्या हो गया। वो ड्राइवर को काट देते हुए कहती है, लीजिए पैसे काट लिए। वो ड्राइवर रोते हुए कहते हैं, बस चली जाओ, भी मैं जल्दी ही मरने वाला हूँ तो पैसे लेकर क्या करूँगा। फिर सीधा 52 साल पहले देखते हैं। पर्सन की वजह से हर तरफ डर का माहौल था। पुलिस ही नहीं बल्कि स्पेशल पुलिस भी उस सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ के सामने कुछ नहीं कर पा रही थी। वो कहीं अचानक से आ गया था और एक दिन अचानक से कहीं पर गायब हो गया। वो एक ऐसा डर था जो सिर्फ पास्ट जनरेशन के लोग ही जानते हैं। बात कर रहे थे, क्या तुमने उस ब्लैक मास्क के बारे में सुना, वही दैट पर्सन है ना। हाँ, मैंने सुना कि वो वही दैट पर्सन है, वो वापस आ गया। लोग उस बेकार स्पेशल क्रिमिनल का नाम लेने से भी डरते हैं, इसलिए लोग उसको दैट पर्सन कहकर पुकार रहे थे। हम एक बस का सीन देखते हैं। उस बस में वही पर्सन को देखते हैं जो कि डंबल उठाकर न्यूज देख रहे थे। स्टूडेंट जिसकी बस में तबीयत खराब हो रही थी, तभी मस्कुलर पर्सन उससे कहते हैं, हे बच्चे यहाँ पर आकर बैठ जाओ। वो लड़का कहता है, क्या आप मुझसे कह रहे हैं। वो मस्कुलर पर्सन कहते हैं, मैंने कहा जल्दी आकर बैठ जाओ। उस लड़के की तो हालत टाइट हो जाती है, वो चुपचाप जाकर बैठ जाता है। तभी बस में दो लड़के बात करने लगते हैं, वो ब्लैक मास्क वही पर्सन है ना। दूसरा लड़का कहता है कि तुम किस पर्सन की बात कर रहे हो। पहला लड़का कहता है, अरे तुमने यूट्यूब वीडियो नहीं देखी। जाहिर सी बात है कि वो पर्सन है यू डाई, इसका मतलब कि जो भी उसको पकड़ेगा वो मर जाएगा। ये नाम सुनने के बाद सारे बूढ़े लोगों की हालत खराब होने लगती है, बस भी हिलने लगती है। उस लड़के का बैलेंस बिगड़ जाता है, गलती से उस मस्कुलर मैन की टोपी को पकड़ लेता है। बेचारे के बहुत बुरी तरह से पसीने छूटने लगते हैं। वो मस्कुलर मैन कहते हैं, क्या तुमने अच्छे से नहीं सीखा कि हैंडल को टाइट से पकड़ते हैं। दूसरा लड़का पहले लड़के से कहता है, भाई अब तू मरा। इस वजह से वो पहला लड़का बहुत तेज चिल्लाने लगता है और मस्कुलर मैन से कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, अगली बार मैं ध्यान रखूंगा। मस्कुलर मैन कहते हैं, चिल्लाने की जरूरत नहीं, तुम्हें मार कर मुझे क्या मिलेगा। वो अलार्म दबाकर कहते हैं कि मिस्टर ड्राइवर मैं यहीं पर उतरना चाहती हूँ। और वो सोचने लगते हैं, सही बात, 52 साल पहले की बात है। एक ऐसा क्रिमिनल था जिसने सबके अंदर डर बिठा दिया था और उसका नाम था यू डाई, यानी कि तुम मरोगे। और वो कोई और नहीं बल्कि यही थी। इनका नाम था डायना और इनकी पावर है सुपर वुमेन, यानी कि शॉकिंग बात, जो कि मैन दिख रही थी वो कोई और नहीं बल्कि वुमेन थी। वो सोचने लगती हैं, ब्लैक मास्क, कल से उसी के बारे में न्यूज आ रही है। फिर हमें बताया जाता है एक बेकार विलन दुख जो कि एक दिन अचानक से कहीं पर गायब हो गया था। वो इस तरह की जिंदगी जीने लगी थी आम लोगों के बीच में। लेकिन एक और फैक्ट है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता। घर वापस आ जाती है, तभी वहाँ पर रोजा आती है और कहती, ग्रैंड मदर आप वापस आ गई। और हमें बताया जाता है कि डायना की एक प्यारी पोती है जो उसकी आंखों का तारा है। डायना 79 साल की है। लेजेंडरी क्रिमिनल रोजा की सगी ग्रैंड मदर
मदर। वो रोजा से कहती हैं, रोजा बाहर बहुत कुछ अजीब चल रहा है, अगर तुम्हें कहीं पर भी जाना हो तो तुम मुझे बता देना। रुको, आखिर तुम कहाँ जा रही हो? रोजा कहती है, कहीं नहीं, मैं तो बस स्कूल जा रही हूँ। डायना चिल्लाकर कहती है, लेकिन जाने से पहले कुछ खा लो। लेकिन रोजा कहती है, मैं जा रही हूँ, बहुत देर हो गई है। और उसके जाने के बाद डायना कहती है, इसीलिए वो बड़ी नहीं हो रही। ओ गॉश, आखिरकार उसका कमरा तो देखो। वो कमरे की सफाई कर रही थी, तभी उनकी नजर रोजा के सूट पर पड़ती है। वो सोचती हैं कि ये क्या है, रुको, ये तो ब्लैक मास्क है। और डायना को रोजा की इस आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया था, लेकिन वो खुश होती हैं और कहती हैं कि अब वो बड़ी हो गई है। लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसके बारे में खुश होना चाहिए। मुझे उस गधे गिल्बे को ढूंढने की जरूरत है। दूसरी तरफ स्पेशल हेडक्वार्टर्स में गिल्बे को देखते हैं, जिन्हें तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। सीन में स्कूल देखते हैं, जहाँ पर सब हैरानी से किसी को देख रहे थे, क्योंकि वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि दौरियांग आया था। वो लोग कहते हैं, क्या दौरियांग हमारे स्कूल का स्टूडेंट है? क्या उसने इसलिए छुट्टी ले ली क्योंकि वो ब्लैक मास्क से भाग रहा है? फिर देखते हैं यहाँ पर आने से पहले क्या हुआ था। दौरियांग चेयरमैन के पास गया था। चेयरमैन कहते हैं कि तुम अपनी छुट्टी के बीच में क्या करने वाले हो? कम से कम तुम्हें अपने स्कूल तो जाना ही चाहिए। ग्रेजुएट होने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी स्कूल लाइफ को एक्सपीरियंस करो। दौरियांग कहता है, ठीक है, मैं समझ गया सर। प्रेजेंट में देखते हैं, सब लोग हैरानी के साथ दौरियांग को देख रहे थे, लेकिन वहीं पर रोजा को देखते हैं, जो दौरियांग को अपने स्कूल में देखकर बहुत हैरान हो जाती है। चेयरमैन को देखते हैं, जो कि चिरपी के साथ खेल रहे थे, तभी चिरपी वहां से उड़कर चली जाती है। फिर वो अपने सामने सीरियस होकर देखने लगते हैं, क्योंकि वहां पर डायना खड़ी हुई थी, जो उनसे कहती है, काफी समय बाद मिले गिल्बे। गिल्बे कहते हैं, तो अभी तक तुम जिंदा हो? और डायना कहती है, तुम भी पहले की तरह अभी तक बेवकूफ हो। गिल्बे कहते हैं कि हालांकि तुम बूढ़ी हो चुकी हो, लेकिन फिर भी तुम अभी तक प्रीटी हो। डायना कहती है कि बकवास करना बंद करो, मैं सीधा मुद्दे की बात करती हूँ। ब्लैक मास्क का पीछा करना बंद कर दो। चेयरमैन को समझ में नहीं आता। वो कहते हैं, आखिर तुम ये अचानक से क्या कह रही हो? डायना कहती है, क्योंकि ब्लैक मास्क मेरी बेटी है। सुनने के बाद तो चेयरमैन के होश उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ रोजा को देखते हैं, जो दौरियांग को अपने स्कूल में देखने के बाद बहुत हैरान थी और सोच रही थी कि आखिर दौरियांग यहाँ पर क्या कर रहा है। एक लड़की कहती है कि तुम स्कूल क्यों आए हो? दूसरा लड़का कहता है, जाहिर सी बात है, पढ़ने के लिए आया होगा। हैरान होकर बात करने लगते हैं, हमें तो पता ही नहीं था कि ये हमारे स्कूल का स्टूडेंट है। और दौरियांग सोचता है कि यही वजह है कि जिस वजह से मैं शांति से आना चाहता था। अगर लोग यहाँ पर इकट्ठा होते रहेंगे तो मेरे लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी, मुझे जल्दी से यहाँ से जाना होगा। सब लोग बहुत सारे उससे सवाल पूछने लगते हैं, तभी एक धक्का मुक्की में दौरियांग को भी धक्का लग जाता है। उसकी फिंगर हल्की सी किसी के साथ टच हो जाती है, जिस वजह से वो लड़का तो ब्लश ही करने लगता है। वो लड़का कहता है, तुमने मेरा हाथ पकड़ा है ना? दौरियांग कहता है, नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई है। फिर सब लोग भीड़ लगाने लगते हैं कि हमारा भी हाथ पकड़ो। और रोजा भी अपने मन में कहने लगती है, प्लीज मेरा भी हाथ पकड़ लो। और वो सोचने लगती है, लेकिन वो बहुत मुश्किल में लग रहा है, अभी के लिए यहीं पर खड़ी रहती हूँ तो क्या हाथ पकड़ने के बजाय मैं उसे गले लगा लूं? तभी दौरियांग उसकी तरफ देखने लगता है और रोजा सोचती है, क्या वो मेरी तरफ देख रहा है? लेकिन वो तो रोजा के पीछे देख रहा था, जहाँ पर बिल्डिंग की तरफ सारे मिरर्स उड़ते हुए आ रहे थे। एक मिरर का टुकड़ा सीधा आकर बिल्डिंग पर लगता है, जिस वजह से आईना टूट जाता है। दौरियांग जल्दी से जाकर रोजा को बचा लेता है और सारे टुकड़े अंदर आकर गिरने लगते हैं। फिर वो अपनी वॉच पर बताने लगता है, मैं दौरियांग बोल रहा हूँ, ये एक इमरजेंसी है, मुझे अपनी स्पेशल एबिलिटी यूज करनी होगी। एक बहुत बड़ा पत्थर एक लड़की पर गिरने जा रहा था, लेकिन दौरियांग बीच में ही रोक लेता है। वो रोजा से कहता है, क्या तुम उठ सकती हो? रोजा कुछ बोलने जा रही थी, लेकिन तभी वो उसे उठाकर सीढ़ियों की तरफ फेंक देता है। उसे रियलाइज नहीं होता कि उसने रोजा को बहुत तेज फेंक दिया। वो कहता है, जाओ सीढ़ियों का इस्तेमाल कर लो। फिर वो एक आईने के टुकड़े को उठाता है और सोचता है कि ये कोई गन तो नहीं है, आखिर इतनी ताकत के साथ इतनी बड़ी चीज किसने फेंकी होगी। दूसरी तरफ डायना को देखते हैं, जो गिल्बे से कहती है, अगर तुमने अपने शब्दों को वापस नहीं लिया, अगली बार मैं अपनी सिर्फ फिंगर फ्लिक का इस्तेमाल नहीं करूंगी। देखते हैं कि उन्होंने सिर्फ अपनी एक फिंगर की फोर्स से पीछे का पूरा शीशा तोड़ दिया था। वही शीशा जाकर स्कूल के ऊपर गिरा था। चेयरमैन के चेहरे पर भी कट लग गया था और वो कहते हैं, मुझे माफ कर दो,
लेकिन मुझसे इस बात की उम्मीद ना रखो क्योंकि मुझे तुम्हारी बेटी को अरेस्ट करना होगा। डायना कहती है क्या कहा तुमने? चेयरमैन कहते हैं आज मैं सिर्फ उसे नहीं बल्कि तुम्हें भी पकड़ूंगा। उनकी बात सुनकर डायना मुस्कुराती है और कहती है बेवकूफ अभी भी तुम्हें बहुत जान है। वो दीवार के अंदर अपना हाथ डालकर कहती है ठीक है अगर तुम यही चाहते हो तो। वो एक हाथ की मदद से पूरी छत को उठा लेती है। ये देखकर तो चेयरमैन का मुंह भी खुल जाता है। चेयरमैन कहते हैं रुको क्या हम सिर्फ बैठकर बात नहीं कर सकते? डायना कहती है कि मैं इसे उस तरफ फेंकने वाली हूँ। चेयरमैन कहते हैं कि रुको अगर तुमने ऐसा करा तो बहुत सारे लोग इंजर्ड हो जाएंगे। डायना कहती है इसे रोकना तो तुम्हारा काम है ना? क्या कर रहे हो चलो शुरू हो जाओ। दूसरी तरफ स्कूल देखते हैं जहाँ हर तरफ तबाही हो चुकी थी। दौरियांग कह रहा था कि पता नहीं कि दोबारा वो कब अपेयर हो जाए इसलिए तुम लोग जल्दी से शेल्टर में चले जाओ। लेकिन वो लड़की तो अलग ही दुनिया में थी। कहती है एक्सक्यूज मी क्या मुझे आपका ऑटोग्राफ मिल सकता है? दौरियांग कहता है माफ करना अभी खतरनाक सिचुएशन है अगली बार मिलूंगा तो दे दूंगा। और वो सोचने लगता है कि ग्लास को इतनी ज्यादा स्पीड से फेंका गया था जैसे ही मैंने उसको छुआ वो पूरी तरह से धूल में मिल गया। सिर्फ एक ब्लैक मास्क ही है जिसके पास इतनी ज्यादा पावर है। ऐसा तो नहीं कि ब्लैक मास्क को मेरी लोकेशन पता चल गई। वो मेरे साथ खेल रहा है जैसा कि मैंने उम्मीद करी थी। मुझे छुट्टी लेनी ही नहीं चाहिए थी। नहीं अब ऐसा हो चुका है मुझे इस बारे में फिक्र करना छोड़ देना चाहिए और नया प्लान बनाना चाहिए। लेकिन तभी वो देखता है उसके सामने एक बहुत बड़ा बिल्डिंग का टुकड़ा आ रहा था। वो सोचने लगता है क्या ये तो हेडक्वार्टर्स की बिल्डिंग है। मैं इसे डॉच नहीं कर पाऊंगा और यहाँ पर अभी भी बहुत सारे लोग हैं। क्या मैं इसे पकड़ सकता हूँ? कोई बात नहीं अगर मैंने इसे ब्लॉक कर भी लिया तब भी मेरे पास सेल्फ हील की पावर है। फिर उसके मन में यही ख्याल आने लगता है कि अगर मैं किसी खतरे में होऊंगा तो कौन मुझे बचाएगा। वो बिल्डिंग उसके बहुत पास पहुंच चुकी थी लेकिन अगले ही पल वहां पर रोजा आती है। वो उस पर एक पंच मारती है और उस बिल्डिंग के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर दौरियांग हैरान हो जाता है और वही दिन याद करने लगता है। वो छोटा था और ऐसे ही किसी ने उसकी जान बचाई थी। कहा था कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? प्रेजेंट टाइम में यही रोजा उससे ये बात पूछती है कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? फिर सीधा नेक्स्ट सीन देखते हैं एक लेडी को देखते हैं जो बर्तन धो रही थी। भी वहाँ पर एक बच्चा आता है और कहता है मॉम मैंने एक गलती कर दी प्लीज मेरे डायपर्स बदल दीजिए। फिर हमें बताया जाता है एक बच्चा जिसे पैदा हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था वो आराम से बोलने लगा था। उसकी माँ सोचती है नहीं नहीं मेरे कान बज रहे हैं सियोन कैसे बोल सकता है रुको मैं तुम्हारे डायपर्स बदल देती हूँ। और फिर हमें बताया जाता है यही सेम स्पेशल एबिलिटी के साथ होता है। इसमें कई टाइम और ट्रेनिंग लगती है जैसे कि एक बच्चे को बोलने के लिए वक्त चाहिए होता है। और रही रोजा की एबिलिटीज वो भी किंडरगार्टन के वक्त पर। यही वजह है कि रोजा को समझ नहीं आया था कि उसने क्या मुश्किल खड़ी कर दी है। उसने सेई को बलि का बकरा बना दिया था वो भी दौरियांग के करीब आने के लिए। दौरियांग ने जब उससे कहा था कि मुझे नहीं पता तुम कौन हो लगता है तुम बहुत तैयारी के साथ आए हो। पार्क रोजा उस वक्त कुछ बोल नहीं पाई थी क्योंकि वो बहुत नर्वस थी। सोच रही थी अब मुझे क्या कहना चाहिए। जब तुमने बचाया था मुझे तब तुम बहुत हैंडसम लग रहे थे। तुम्हारे गोल्डन हेयर्स तुम पर सूट करते हैं। रोजा उसके अपीयरेंस के बारे में बात करना बंद करो। और जाहिर सी बात थी कि वो जो भी कह रही थी दौरियांग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस वक्त रोजा टूटा हुआ खिलौना बन गई थी जो हिल भी नहीं पा रही थी। और वो सोचती है हान दौरियांग ने अभी मेरे शोल्डर को टच करा। उसके बाद रोजा जिन संकटों से गुजरी है उसके बारे में तो बताना भी जरूरी नहीं। रोजा के मन में इतना से भी ख्याल नहीं आया कि दौरियांग उस पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। और प्रेजेंट की बात करें जब दौरियांग ने रोजा को बचाया था वो सोचती है अरे यार उसने मुझे बचाया तब भी मैं कुछ बोल नहीं पाई। एक लड़का दूसरी लड़की से कहता है यार ये एग्जाम वाले दिन ही क्यों हुआ? दूसरी लड़की कहती है मेरे लिए तो बढ़िया है मुझे तो कुछ याद भी नहीं था। और रोजा रोते हुए सोचती है यार मुझे कम से कम उसे थैंक्स बोल देना चाहिए था। एक लड़का कहता है जरा वहाँ पर देखो कुछ आ रहा है। अरे नहीं भागो ये तो मिसाइल है। आखिर दौरियांग कहाँ पर चला गया? वो हमें बचाने के लिए आएगा। लेकिन अगले ही पल रोजा वहाँ से टेलीपोर्ट होती है जाकर उस बिल्डिंग के टुकड़े के एक घुसा मारकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है। और ये देखकर दौरियांग उससे पूछता है आखिर कैसे? सब लोग बात करने लगते हैं देखो जरा दौरियांग ने हम लोगों को बचा लिया। तभी दौरियांग रोजा का हाथ पकड़ता है और उसे स्कूल से बाहर ले आता है। दोनों लोग बेंच पर बैठे हुए थे और दौरियांग
दौरियांग कहता है मेरे ही जैसा एक एबिलिटी यूजर मेरे स्कूल में है, मुझे तो पता ही नहीं था। और रोजा तो यही सोच रही थी, ओ माय गॉड, मैं दौरियांग से बात कर रही हूँ। दौरियांग कहता है तुमने कहा था तुम्हारा नाम रोजा है ना? से तुमने कभी स्पेशल पुलिस ज्वाइन करने के बारे में सोचा है? रोजा कहती है वो दरअसल मैं इतनी भी खास नहीं हूँ। दौरियांग कहता है तुमने कहा था कि हम दोनों सेम एज के हैं, आराम से बात करते हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं। वैसे आज जिसने हमारे स्कूल पर अटैक करा था वो ब्लैक मास्क था। रोजा कहती है क्या ब्लैक मास्क, आखिर ये कौन है? दौरियांग कहता है क्या तुम्हें नहीं पता? अरे हाँ, न्यूज तो कल ही टेलीकास्ट हुई है। फिर वो उसको पिक्चर दिखाने लगता है और रोजा यही सोच रही थी यार ये कितना पास है। उसको पिक्चर दिखाता है, रोजा के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती है और वो सोचती है ये तो मैं हूँ। और वो दौरियांग से कहती है तुमने कहा कि ये क्रिमिनल है ना? दौरियांग कहता है हाँ, ये एक नया क्रिमिनल है, इसने मुझे एक लेटर भी दिया था। रोजा सोचती है क्या इसने वो लेटर पढ़ा था? और दौरियांग कहता है उस लेटर में लिखा था कि वो मुझे मार देगा। उसने कहा कि तब तक मैं अपनी जिंदगी को बचा कर रखूं। ताकि तो समझ में नहीं आता, वो सोचती है आखिर मैंने ही कब लेटर में लिखा। दौरियांग कहता है मैं पहली बार ऐसी चीज बोल रहा हूँ, लेकिन सच कहूँ तो मुझे डर लग रहा है। क्या होगा अगर मैं उसके खिलाफ नहीं जीत पाया तो? अगर मैं मर गया तो फिर सिविलियंस को कौन बचाएगा? रोजा सोचती है मैं क्या करूँ, क्या मैं इसको बता दूं कि मैं ही ब्लैक मास्क हूँ? लेकिन मुझे गलत फहमी भी तो ठीक करनी है, क्योंकि दौरियांग मुझसे नफरत करता है और मैं नहीं चाहती कि वो इस तरह से मुझसे नफरत करता रहे। लेकिन तभी दौरियांग उसका फेस पकड़ता है, उससे कहता है क्या तुम्हारे चेहरे पर ये चोट मुझे बचाते हुए लगी है? मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें चोट लग गई। रोजा सोचती है चलो अभी के लिए मैं इसे कुछ नहीं बताती हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा आखिर मुझे ये चोट कैसे लगी। कि जब मैं एक कार से टकरा गई थी तब मुझे एक खरोच तक नहीं आई थी। फिर हमें बताया जाता है इसका रीजन कोई और नहीं डायना है जिन्होंने ये पत्थर फेंका था। तभी दौरियांग उसको रुमाल देने लगता है और कहता है इसका इस्तेमाल कर लो। लेकिन तुम वहाँ पर आ कैसे गई थी? तुम अचानक से आ गई थी जैसे कि टेलीपोर्टेशन। अब जब मैं सोच रहा हूँ तो ब्लैक मास्क भी कुछ ऐसा ही इस्तेमाल करता है। लेकिन तभी रोजा उसे खड़े होकर बता देती है नहीं, ये तो सुपर स्पीड थी, सुपर स्पीड की पावर थी, एकदम फ्लैश की तरह, तुम उसको जानते हो? दौरियांग कहता है क्या कहा, फ्लैश की तरह? रोजा कहती है तो फिर तुम सोनिक को जानते हो? दौरियांग कहता है हाँ, मैं सोनिक को जानता हूँ, लेकिन फिर भी तुमने उस पत्थर को कैसे डिस्ट्रॉय करा? वैसे ये पॉसिबल हो सकता है अगर तुम बहुत स्पीड से आकर उस पर हमला करो। वैसे काफी समय बाद मैं इतनी कंफर्टेबली किसी से बात कर रहा हूँ। रोजा कहती है क्या तुम्हारे दोस्त नहीं है? तुम्हारे फैंस तो बहुत सारे हैं। दौरियांग कहता है कि मैं अपने फैंस के सामने ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि अगर मैंने ये दिखाया कि मुझे डर लग रहा है तो जो लोग मुझ पर भरोसा करते हैं उन्हें भी फिक्र होने लगेगी। लेकिन तुम मेरी फैन नहीं हो, तुम्हारे अंदर मुझे लेकर कोई फैंटेसी नहीं है और ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है। रोजा सोचती है ठीक है, फैन होने का फैक्ट भी अभी के लिए मैं सीक्रेट रखती हूँ। दौरियांग से कुछ कहने जा रही थी तभी उसके पास उसकी ग्रैंड मदर डायना का कॉल आने लगता है। दौरियांग कहता है माफ करना, लगता है मैंने तुम्हारा बहुत वक्त ले लिया, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। रोजा कहती है हाँ ठीक है, अपना ख्याल रखना। और दौरियांग हंसते हुए कहता है ठीक है, दोबारा मिलते हैं रोजा। ये सुनने के बाद तो दौरियांग का बड़ा सा मुंह खुल जाता है। नेक्स्ट सीन में जब वो अपने घर पे टेलीपोर्ट होकर आई थी तब भी उसका मुंह खुला ही हुआ था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। डायना कहती है कि ये पगला गई है क्या? सेम टाइम पे दूसरी तरफ दौरियांग को देखते हैं जो इस वक्त अपने रूम में लेटा हुआ था। उसको बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था, वो यही सोच रहा था क्या मैं पागल हो गया था? चाहे तुम्हें जितना भी सुकून मिल गया हो, तुमने ऐसे इंसान के सामने सब कुछ उगल दिया जिससे तुम उसी वक्त मिले थे। तुम्हें तो अपनी बेवकूफी पे बहुत ज्यादा गर्व हो रहा होगा, लेकिन फिर भी काफी वक्त बाद मैं इस तरह से किसी से खुलकर बात कर पाया हूँ। मैंने रोजा को ठीक से थैंक्स भी नहीं बोला। हमें बताया जाता है कि वो दिन दौरियांग के लिए स्पेशल बन गया। सिर्फ इतना ही नहीं, रोजा के साथ भी सेम ऐसा ही था। लेकिन तभी दौरियांग अपनी वॉच की तरफ देखकर सोचता है मैंने अपनी स्पेशल एबिलिटी का यूज करा बिना परमिशन के, मुझे चेयरमैन की तरफ से आखिर कोई कॉल क्यों नहीं आया? क्या वो बिजी है या फिर उनके साथ कुछ हो गया है? दूसरी तरफ चेयरमैन का हेडक्वार्टर्स देखते हैं, पूरी बिल्डिंग तबाह हो चुकी थी। उनका फोन बज रहा था और वो बुरी हालत में नीचे पड़े हुए थे। चिरपी उनके कंधे पर आकर बैठती है और बहुत जोर से चिल्लाती है। अभी वो अपना फोन उठाते हैं जिसमें अलार्म बज रहा था उनकी दवाई खाने के वक्त का। वो चिरपी को
थैंक्स बोलते हैं तभी वहाँ पर कोई खड़ा था जो उनसे कहता है आप फिर से सो गए थे, हम लोग जब तक कि इसको फिक्स नहीं कर लेते आपको नीचे डाउन स्टेयर्स के ऑफिस में रहना होगा। मैन कहते हैं कोई बात नहीं, अगर मैं वहाँ गया तो तुम अनकंफर्टेबल हो जाओगे। कहते हैं हाँ मैं अनकंफर्टेबल हो जाऊंगा, मुझे कितनी बार ये बात बोलनी पड़ेगी। फिर हमें बताया जाता है कि इनका नाम है सांगबॉक, की एबिलिटी है रेस्टोरेशन, यानी कि ये फिर से चीजों को रिस्टोर कर सकते हैं। सांगबॉक कहते हैं कि ब्लैक मास्क ने एक और बखेड़ा खड़ा कर दिया। वैसे चेयरमैन आप उस ब्लैक मास्क के बहुत करीब थे लेकिन फिर भी आप उसको पकड़ नहीं पाए। फिर कुछ वक्त पहले देखते हैं जब डायना आई थी, अभी उनकी बेल पर दौरियांग का वो मैसेज आता है। वो सोचते हैं क्या दौरियांग पर अटैक हो गया, बेचारे की बहुत बुरी किस्मत है। वो डायना को पकड़ने जा रहे थे लेकिन तभी वो उनको पंच मारने जा रही थी, लेकिन उससे पहले कहती ये बात याद रखना गिल्बे कि मैं ब्लैक मास्क हूँ। और चेयरमैन सोचते हैं कि जब डायना ने ये बात बोली तब वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। प्रेजेंट टाइम में वो सांगबॉक के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि मैं बस उसे मार नहीं पाया। फिर चेयरमैन की एबिलिटी का पता चलता है जो कि लाइफ इरेजर, यानी कि वो किसी की भी जिंदगी को मिटा सकते हैं। पौधे को मिटाने के बाद वो सोचते हैं अरे नहीं मेरे ग्लव्स कहाँ पर हैं। सांगबॉक देखो तो मेरा जिंजर ड्रेड मर गया। सांगबॉक कहता है मैंने आपसे कहा ना कि मैं जीवित चीजों को रिस्टोर नहीं कर सकता, फिर आप कितनों को मारेंगे, क्या आप उनसे नफरत करते हैं। मैन कहते हैं ऐसा नहीं है, तुम समझ जाओगे जब तुम मेरी तरह बूढ़े हो जाओगे और अकेले हो जाओगे। मैं जिंजर को बहुत पसंद करता था, क्यों मैंने सही कहा ना चिरपी। लेकिन चिरपी उनको गुस्से की नजरों से घूर रही थी। तभी एक लेडी कहती है कि चेयरमैन क्या आपने दौरियांग से बात करी। फिर हमें पता चलता है इनका नाम सिनग्यू है, ये डैमेज रिकवरी टीम में है और इनकी एबिलिटी है ह्यूमन सीमेंट। चेयरमैन कहते अरे हाँ मैं तो भूल ही गया। सिनग्यू कहती है चेयरमैन मुझे लगता है अब आपके रिटायर होने का वक्त आ चुका है। चेयरमैन कहते हैं कि वो दौरियांग है, अगर मैं उसे नहीं भी बताऊंगा तब भी वो जान जाएगा। सिनग्यू कहती है ज्यादा कूल बनने की जरूरत नहीं है, मान लीजिए ना कि आप भुलक्कड़ हैं, जरा उसको कॉल करिए इससे पहले उस बच्चे को फिक्र होने लगे। फिर न्यूज में दिखाया जा रहा था किस तरह से दौरियांग ने यूनिवर्सिटी को बचाया, और वो है कैप्टन कोरिया हान दौरियांग। यूट्यूब पर सब उसके वीडियोस भी बना रहे थे जिस वजह से उसकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ जाती है। दूसरी तरफ सेई को देखते हैं जो वीडियो देखकर कहती है कि ये दौरियांग तो नहीं। फिर हमें बताया जाता है सेई के पास प्रिटी लुक्स हैं, उसकी स्टार जैसी क्वालिटी, उसने पैदा होते ही सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था। स्पेशल पुलिस ऑफिसर जिसके 5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, जो कि दौरियांग की कलीग है लेकिन उसके बैकग्राउंड में काम करती है। वो कमेंट पढ़ रही थी जिसमें लिखा था हान दौरियांग सबसे बेस्ट स्पेशल पुलिस ऑफिसर है कोरिया का, और सेई उस वीडियो को डिसलाइक कर देती है। और हमें बताया जाता है दौरियांग को सेई बहुत नापसंद करती है, लेकिन कोई था जो कि सिंगल फ्रेम में दौरियांग के साथ हल्का सा तो कैच हो गया था। फिर वो दौरियांग से मिलती है और उससे कहती है कि वो क्लिप जिसमें आप अपेयर हुए हैं उसमें 40 मिलियन व्यूज गए हैं, तो मुझे बताइए कि वीडियो में आपके साथ कौन था, क्योंकि आपके पास तो ऐसी एबिलिटी नहीं। और बताया जाता है दौरियांग को खतरा महसूस हो रहा था इसलिए उसने रोजा को छुपा लिया। सेई कहती है कैप्टन आप जानते हैं ना कि मैं आपको पिछले 5 साल से देख रही हूँ। दौरियांग सोचता है कि सच कहूँ तो मुझे अच्छा लगेगा अगर रोजा भी स्पेशल पुलिस ऑफिसर बन जाए तो, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तब तक के लिए मैं चुप रहता हूँ। सेई कहती है मैंने आपसे पूछा ना आखिर वो कौन था तो बताइए मुझे, लेकिन तब भी उन दोनों की वॉच बजने लगती है। सेई जाते हुए कहती है कि मैं अभी तो इस बात को जाने दे रही हूँ लेकिन अगली बार बात करते हैं। बताया जाता है ब्लैक मास्क की मौत की धमकी के बाद दौरियांग वापस आ गया है, इसका रीजन कोई और नहीं बल्कि रोजा है। इस बात का सुकून है कि कोई है जो अगर वो खतरे में होगा तो वो उसे बचा सकती है, और अगर वो मर गया तो कोई उसकी जगह ले सकती है। दौरियांग सोचने लगता है मुझे रोजा का फोन नंबर नहीं पता, अगली बार जब मैं उससे मिलूंगा तो मांग लूंगा। नेक्स्ट सीन में एक हेलीकॉप्टर को देखते हैं जिसमें से कोई कह रहा था एक वार्निंग है, तुम इस वक्त स्पेशल पुलिस ऑफिसर की क्राइम साइट पर हो, ब्लैक मास्क अपने हथियारों को छोड़ दो और सरेंडर कर दो। फिर नेक्स्ट सीन हम कुछ वक्त पहले का देखते हैं, एक क्लासरूम को देखते हैं। वहाँ पर एक लड़का बैठा हुआ था, इसका नाम है किम बूसिक, 18 साल का, और ये आज का साइड कैरेक्टर है और इससे दुनिया से बहुत ज्यादा नफरत है। तभी एक लड़का आकर कहता है बूसिक तुम जब फार्ट करते होगे तब भी बूसिक की आवाज आती होगी ना। बूसिक को बहुत गुस्सा आने लगता है, वो सोचता है अगर मेरे पास स्पेशल एबिलिटी होती तो मैं इस दुनिया को
खत्म कर देता। फिर हमें बताया जाता है कि जब बूसी को बहुत गुस्सा आया तो उसने फार्ट करा और उसने अपनी स्पेशल एबिलिटी को अवेकन कर लिया कि एबिलिटी है फार्टिंग, और उसको बीते अब 1 महीना हो चुका है। उसके बाद बूसिक ने हाई स्कूल को छोड़ दिया और क्रिमिनल का रास्ते को अपना लिया, और आज वो दिन है जब वो क्रिमिनल के तौर पर कोई क्राइम करने वाला है। वो एक खंबे को पकड़कर सोचता है अगर मैंने इसे गिरा दिया तो यहाँ पर ब्लैकआउट हो जाएगा। ब्लैकआउट के दौरान मैं कन्वीनियंस स्टोर से आराम से चोरी कर सकता हूँ। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और कहता है हे वहाँ पर तुम क्या कर रहे हो। बूसिक कहता है भाग जा बुड्ढे। वो आदमी कहता है ये तुम रूड तरीके से बात क्यों कर रहे हो, मैं अभी स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स को बुलाता हूँ। बूसिक कहता है स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स, हाँ बुला लो। फिर उसने खंबे को तोड़ दिया था जो खंबा उस आदमी के ऊपर गिरने जा रहा था। वो आदमी बहुत डर जाता और बूसिक सोचता है आज मेरे लिए परफेक्ट दिन है। लेकिन तभी वहाँ पर रोजा आती है और वो उस खंबे को पकड़ लेती है। बूसिक रोजा को पहचान आता है और कहता है ये तो ब्लैक मास्क है। फिर हमें बताया जाता है कि दौरियांग से बात करने के बाद रोजा बहुत सोच में पड़ गई। उसने सोचा मेरी वजह से दौरियांग को मुश्किल झेलनी पड़ रही है। अंत में उसने ये फैसला लिया कि ब्लैक मास्क बनकर लोगों को बचाते हैं। मैं लोगों को ये प्रूफ कर कर रहूंगी कि ब्लैक मास्क बुरा इंसान नहीं है। फिर बताया जाता है कि बूसिक के लिए आज अनलकी डे है कि आज ब्लैक मास्क हीरो बनने के लिए निकला है। रोजा उस आदमी को उठाते हुए कहती अंकल क्या आप ठीक है, मेरा नाम ब्लैक मास्क है। फिर वो उस खंबे को घुमाते हुए कहती है तुम ऐसी चीजें नहीं कर सकते हो। बूसिक वहाँ से भागने लगता और रोजा खंबे को वहीं पर फेंककर उसके पीछे जाने लगती है। वो पकड़ तो बूसिक को रही थी लेकिन हर जगह तबाही भी मच रही थी, सब लोग उस पर चिल्ला रहे थे। बूसिक रुक जाता है और सोचता है लगता है मैं बच गया, लेकिन तभी वहाँ पर रोजा आ जाती है। वो उसके सर पर एक जोर का लगाती है और उसे वहीं पर ढेर कर देती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता और कहता जरा देखो तो इसने किसी का मर्डर कर दिया। सब लोग उस पर इल्जाम लगाने लगते उसने किसी इनोसेंट पर्सन को मार दिया। रोजा कहती है मैं एक अच्छी पर्सन हूँ, लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुनता। फिर वहाँ पर स्पेशल पुलिस भी आ गई। सब लोग उसको सरेंडर करने के लिए कह रहे थे। रोजा कहती है मेरे पास तो कोई हथियार ही नहीं है तो मैं हथियार कौन सा छोड़ूं। आप लोग जिसे क्रिमिनल कह रहे हैं वो मैं नहीं हूँ, वो ये है। लेकिन बूसिक तो वहाँ से जल्दी से छू मंतर हो चुका था। वो फिर से दूर आकर सोचता है सच में मुझे वर्कआउट करने की जरूरत है। ब्लैक मास्क उसने खंबे को नहीं तोड़ा था, वो मैंने किया था, तो फिर आखिर अटेंशन उसको कैसे मिल गई। तभी वहाँ पर दौरियांग आता है और कहता है क्या ये सच है, चलो अब मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा कि आखिर ये किसने करा था। सिख सोचता है दौरियांग आ गया, क्या मैं सच में एक विलन बन गया। लेकिन अगले ही पल में वो जेल में था, उसका सपना खत्म हो चुका था। लेकिन तभी वो रोजा से कहता है कि आखिर तुम एक क्रिमिनल का पीछा क्यों कर रहे थे, मेरे पास तुमसे पूछने के लिए बहुत सारे सवाल हैं। वो उसका हाथ पकड़ लेता और कहता है भागने के बारे में सोचना भी नहीं, इस बार मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। सब लोग बात करने लगते हैं देखो उसने ब्लैक मास्क को पकड़ लिया। रोजा तभी दौरियांग को पकड़ती है और सोचती नहीं मैं अपनी आइडेंटिटी सामने नहीं आने दे सकती, और रोजा टेलीपोर्ट होकर उसे वहां से ले जाती है। दौरियांग कहता है टेलीपोर्ट करने का कोई फायदा नहीं, मेरी वॉच में ट्रैकिंग डिवाइस लगा है। लेकिन तभी रोजा उसकी वॉच को ले लेती है और उसे दूर फेंक देती है। दौरियांग कहता है ब्लैक मास्क जैसा कि मुझे लगा था तुम्हारा गोल मुझे मारना है ना। लेकिन रोजा सर हिलाकर मना करने लगती है और सोचती है रुको अगर मैंने बोला तो फिर ये मेरी आवाज को पहचान जाएगा। फिर दौरियांग से वो उसका फोन ले लेती है और उसे मैसेज लिखकर दिखाने लगती है। उस मैसेज में ये लिखा हुआ था कि मैं एक बुरी इंसान नहीं हूँ, और ये लिखने के बाद वो ब्लश करने लगती है। दौरियांग सोचता है तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए सिर्फ इतना बताने के लिए तुम एक बुरे इंसान नहीं हो। फिर वो रोजा के फेस को टच करता है, शायद से उसके मास्क को उतारने जा रहा था। बिल्डिंग के पीछे से 2 लोग निकल कर आते हैं। एक लड़की कहती है कि तुम्हें क्या लगा था हम तुम्हें यहाँ पर ढूंढ नहीं पाएंगे, तुम्हारा काम खत्म हो चुका क्योंकि हमारे मिड टर्म एग्जाम खत्म हो चुके हैं। हमें पता चलता है ये वही ट्विंस है जिनके बारे में एक बार बात करी गई थी। रोजा सोचती है क्या ये स्पेशल पुलिस ऑफिसर है, लेकिन ये लोग इतने छोटे क्यों हैं। लेकिन इस वक्त मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। लेकिन वो लड़की अपनी फायर की पावर की मदद से भी उसके पीछे चली जाती है। पीछे पीछे उसका भाई उसकी आग को बुझाते हुए जा रहा था। वो दौरियांग से कहता है आपका दिन अच्छा हो। दौरियांग कहता है हाँ अपना ख्याल रखना। फिर हमें पता चलता है कि इसका नाम मोंगरियांग है और ये 16 साल का है। इसकी एबिलिटी है वाटर मैनिपुलेशन। लड़की रोजा के पीछे जा रही थी और कह रही
रही थी कि ब्लैक मास्क वहीं पर रुक जाओ। फिर हमें पता चलता है कि इसका नाम चुनयांग है। ये 16 साल की है जिसकी पावर है फायर मैनिपुलेशन। रोजा सोचती है वाओ सच में ये कितनी क्यूट है। रोजा जिसने की पहली बार इन ट्विंस को देखा था, इस वजह से वो अपनी टेलीपोर्टेशन के बारे में पूरी तरह भूल ही गई। फिर हमें इन दोनों के बारे में बताया जाता है। 16 साल पहले देखते हैं जब ये पैदा हुए थे। कि मॉम कहती है जरा इनको देखो तो ये दोनों हाथ पकड़े हुए हैं। क्या ऐसा इसलिए क्योंकि इन दोनों का नाम सेम है? हमें बताया जाता है दोनों लोग किंडरगार्टन में बहुत अच्छे से बड़े हुए। यांग और योंग को फायर की पावर मिली और उसकी बहन को वाटर की पावर। इस वजह से जब वो अपने एलिमेंट्री स्कूल में गए थे तो वो अपनी पावर को अच्छे से कंट्रोल करना नहीं जानते थे। क्लास चल रही थी तभी मोंग और यांग के नीचे से पानी निकलने लगता है। एक लड़की ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, चिल्लाकर कहती है टीचर मोंग और यांग ने अपनी सीट पर पी कर दिया। हमें बताया जाता है मोंग और यांग इतना लेजी था कि वो खुद को डिफेंड भी नहीं कर पाया। टीचर कहती है अगर तुम्हें पी करनी थी तो तुमने अपनी टीचर को क्यों नहीं बताया? और मोंग और यांग सोच रहा था हाँ हो सकता है कि मैंने सच में पी कर दी हो। फिर एक दिन देखते हैं कि जब सब लोग वाटर गन के साथ खेल रहे थे, मोंग और यांग दूर कहीं कोने में बैठा हुआ था। अभी वो बच्चे उसके पास आते हैं और कहते हैं क्या तुम हमारे साथ खेलना चाहोगे? और ये सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो लोग पानी के साथ खेल रहे थे लेकिन उसने तो सुनामी ही ला दी थी। लेकिन इस बात का रियलाइजेशन मोंग और यांग को नहीं हुआ था। उसे तो बहुत मजा आ रहा था। उस दिन के बाद से वो और ज्यादा अकेला पड़ गया था क्योंकि डर के मारे कोई उसके साथ खेल ही नहीं रहा था। दूसरी तरफ हम चुनयांग को देखते हैं। उसकी क्लास में एक ट्रांसफर स्टूडेंट आता है। वो जाकर अपनी सीट पर बैठता है और कहता है आखिर यहाँ पर इतनी ज्यादा गर्मी क्यों हो रही है? वो लड़कियों से पूछता है। वो लोग कहती हैं तुम बस अपना मुंह बंद कर बैठे रहो। वो लड़का कहता है क्या किसी और को भी गर्मी लग रही है? ये बात चुनयांग सुन लेती है और वो अपने मुंह से आग निकालते हुए कहती है गर्मी गर्मी। इस वजह से दोनों भाई बहनों को स्कूल से ट्रांसफर कर दिया जाता है। और जब वक्त बीतता गया तो दोनों लोग एक ही मिडिल स्कूल में पहुंच गए। मॉम डैड ने कहा कि तुम्हें एक दूसरे का ख्याल रखना है। मोंग और यांग अपनी क्लास में था तभी एक लड़की आकर कहती है मोंग और यांग हमारी मदद करो। देखते हैं कि वो खिड़की के बाहर अपनी पावर की मदद से बारिश कर रहा था। एक टीचर कहते हैं क्या बारिश हो रही है? लेकिन आज तो सनी डे था ना। दूसरी लड़की कहती है हाँ इसका मतलब हमें जिम क्लास रोकनी होगी। दूसरी तरफ चुनयांग को देखते हैं। वो काबू में नहीं आने वाली थी। उसको सब रुकने के लिए कह रहे थे। वो कह रही थी जब तक कि आप एयर कंडीशनर नहीं ऑन करेंगे मैं नहीं रुकूंगी। अपनी बच्चों की ऐसी पावर की वजह से पेरेंट्स बहुत ज्यादा थक चुके थे। वो इस बारे में बात कर रहे थे तभी उनकी नजर टीवी पे चलती हुई न्यूज पर पड़ती है जहाँ पर स्पेशल पुलिस यूनिट के बारे में बताया जा रहा था। जहाँ बच्चों को प्रोटेक्शन में मिलेगी और उनको सिखाया जाएगा कि उन्हें अपनी ताकत का इस्तेमाल कैसे करना है, डेली लाइफ में पावर का इस्तेमाल नहीं करना है और फ्यूचर करियर के लिए पूरी गारंटी दी जाएगी। और सबसे काबिल पुलिस ऑफिसर जो निकला था वो था दौरियांग। और आज वो दिन था जब ये ट्विंस अपने स्पेशल पुलिस ऑफिसर के रूप में थे और अपने मिड टर्म एग्जाम को कंप्लीट करने के बाद यहाँ आए थे। यांग को रोजा नहीं मिलती, इस वजह से वो चिल्लाकर कहती है कि ब्लैक मास्क आखिरकार तुम कहाँ चले गए? हमें बताया जाता है अंत में दौरियांग ब्लैक मास्क को पकड़ने में असमर्थ रहा। नेक्स्ट सीन में रोजा को देखते हैं जो अपनी क्लास में बैठी थी। पिछली रात के बारे में सोचकर कहती है आखिर वो क्या था? ये सब सोचकर वो ब्लश कर रही थी तभी उसका पेन नीचे गिर जाता है। वो अपना पेन उठा रही थी तभी एक लड़का कहता है हे तुम्हें पता है कि दौरियांग आज हमारे स्कूल आ रहा है? दूसरी लड़की कहती है शायद से वो ब्लैक मास्क से हमें बचाने के लिए आ रहा होगा। रोजा हैरान होकर सोचती है क्या दौरियांग आ रहा है? कहीं वो यहाँ पर इसलिए तो नहीं आ रहा क्योंकि उसे पता चल गया हो कि मैं ही ब्लैक मास्क हूँ। एक लड़की की नजर रोजा पर पड़ती है और वो सोचता है क्या ये हाइड एंड सीक खेल रही है? अगर ऐसा है तो मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तभी वो देखती है कि कोई उसकी तरफ आ रहा है। वो सोचती है अब मैं क्या करूँ? अरे हाँ ये तो उसका रुमाल है। सबसे पहले मुझे उसका रुमाल उसे वापस करना चाहिए। वो उठने लगती है तभी उसका सर टेबल से लड़ जाता है। वो पर्सन उसे उठाता हुआ कहता है हे क्या तुम ठीक
लिखो। रोजा कहती है सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये लो तुम्हारा रुमाल। लेकिन वो तो दौरियांग नहीं बल्कि कोई और था और सब लोग ये कन्फेशन समझकर उसको चीयर करने लगते हैं। वो लड़का रुमाल ले लेता है और कहता है शुक्रिया, मैं इसको यूज करूंगा। रोजा तो वहीं पर जम ही जाती है। सब लोग क्लास में उससे कहने लगते हैं अच्छा वो सब तुम आ गए, देखो तो जैसे ही तुम आए तभी तुम्हें कन्फेशन मिल गया। और रोजा को तो समझ ही नहीं आ रहा था अब वो क्या करे। जब दोनों बैठे थे तब वो उससे रुमाल के बारे में बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सबकी इतनी चमकती हुई नजरों की वजह से वो कुछ बोल नहीं पाती। वो सब उस रुमाल को अपनी जेब में रख लेता है। ये देखकर रोजा सोचती है कि वो रुमाल तुम्हारा नहीं है। अटेंडेंस हो रही थी, उसमें वो सब का नाम आता है। वो सब रोजा से कहता है कि यही मेरा नाम है। रोजा का तो दिमाग खराब होने लगता है, लेकिन तभी वो अचानक वो सब से कहती है क्या तुम मुझे वो दे सकते हो। वो सब कहता है कि मैं तो चौक ही गया था, रुको मैं अभी देता हूँ। रोजा तो खुश हो जाती है, लेकिन वो सब उसके हाथ पर अपना फोन नंबर लिखने लगता है और कहता है कि ये रहा मेरा फोन नंबर जो तुमने मांगा था। पार्क रोजा की अटेंडेंस बोली जा रही थी, लेकिन वो तो अभी सदमे में जा चुकी थी। फिर नेक्स्ट सीन में पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं। जुंगी दूसरे ऑफिसर्स को बता रहा था ब्लैक मास्क के कांटेक्ट में जो भी आता है वो भी उसके साथ टेलीपोर्ट हो जाता है। लेकिन सब लोग बहुत ज्यादा परेशान थे और उनके मन में यही चल रहा था कि हमें घर जाना है। लेकिन दौरियांग को देखते हैं जिससे अपने पीछे कुछ महसूस होता है और फिर से पत्ते हिलने की आवाज आने लगती। अब उसे बहुत गुस्सा आ गया था। जुंगी उन दोनों को बता देता है कि उन्हें कहाँ पर नजर रखनी है और वो दौरियांग को बताने जा रहा था, लेकिन दौरियांग तो अजीब तरह से कुछ चेक कर रहा था। जुंगी कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे लगता है आजकल तुम्हारा मानसिक संतुलन कुछ ठीक नहीं चल रहा। दौरियांग कहता है कि मुझे ऐसा लगा था कि यहाँ पर कोई तो है। जुंगी कहता है कि तुम बस आराम करो, मैं खुद ये सब कुछ संभाल लूंगा। दौरियांग सोचता है क्या मैं सच में थक चुका हूँ, लेकिन तभी वो अपने पीछे हमला करता है और कहता है मैं सही था, कौन है वहाँ पर। लेकिन वो देखता है वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि रोजा थी। वो रोजा से पूछता है रोजा आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। हमें पता चलता है कि रोजा यहाँ पर जुंगी की वजह से छुपी हुई थी। दौरियांग उसको पकड़कर नीचे उतारने लगता है और रोजा कहती है मैं यहाँ पर रुमाल की वजह से आई हूँ, क्या मैं उसके बजाय तुम्हें एक नया खरीद कर दे सकती हूँ। दौरियांग कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें उसे वापस करने की जरूरत नहीं। कहती है लेकिन सच में मैं उससे लेकर आई थी। और वो सब को याद करती है और उसका दिमाग खराब हो जाता है। दौरियांग कहता है क्या तुम यहाँ पर बस रुमाल वापस करने के लिए आई हो, अगर ऐसा है तो तुम मुझे कांटेक्ट कर सकती थी, मैं तुम्हारे क्लास में आ जाता, मैं अभी तुमसे कभी भी कांटेक्ट कर पाऊंगा, इसलिए क्या तुम्हारा नंबर मुझे मिल सकता है। ये सुनकर तो रोजा की अंतर आत्मा चिल्लाने लगती है, लेकिन रियल रूप यही कहता है ठीक है। वो फोन वापस करती है, तभी उसकी नजर अपने हाथ के नंबर पर पड़ती है और वो सोचती है अरे हाँ इस पर तो वो सब का नंबर लिखा है, अगर उसने देख लिया होगा तो वो क्या सोच रहा होगा। दौरियांग कहता है कि मेरे लिए सुकून की बात है कि मैं तुमसे दोबारा मिल पाया और मैं तुमको थैंक्स भी बोलना चाहता था। रोजा सोचती है लगता है इसने नंबर नहीं देखा। दौरियांग कहता है दरअसल कल मैं ब्लैक मास्क से मिला था और मुझे सच में डर नहीं लगा, असल में तो मैं उसके गैस मास्क को उतारना चाहता था। तभी रोजा अपने मुंह को शर्म से बंद कर लेती है और सोचती है क्या वो एक गलत फहमी थी, वो बस मेरे मास्क को उतारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर जुंगी भागता हुआ आ रहा था और रोजा उसको पहचान जाती है और यहाँ कहता है जुंगी इससे मिलो ये है, लेकिन तभी देखते हैं कि रोजा वहाँ से गायब हो चुकी थी। जुंगी कहता है क्या हो गया, तुम तो मुझे डरा रहे हो, मुझे लगता है सच में तुम्हें हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। दौरियांग कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो सोचने लगता है कि मुझे लगता है कि रोजा बस थोड़ी शर्मीली है। फिर हमें पता चलता है कि उसने रोजा के हाथ पर वो नंबर देख लिया था और वो कुछ सोचने लगता है। नेक्स्ट सीन में डायना को देखते हैं जो टीवी पर बैठी कोई सीरियल देख रही थी। रोजा कहती है ग्रैंड माँ आज मैं जल्दी सोने के लिए जा रही हूँ, गुड नाइट। डायना कुछ सोचने लगती है, उसके बाद वो रोजा के रूम में आती है और कहती है रोजा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन रोजा तो वहाँ पर थी ही नहीं। ये देखकर वो गुस्से से दीवार को कसकर दबा देती हैं और चिल्लाकर कहती हैं रोजा अच्छा तो अपनी ग्रैंड मदर के साथ अब तुम ये करने वाली हो। टेलीपोर्ट होकर आई थी और सोच रही थी मुझे लगा था कि ये मुश्किल होगा, मैंने उससे कहा था कि अब से मैं नाइस बनूंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ चीजें हमेशा गड़बड़ा जाती हैं, जैसा कि मैं किसी मकड़ी के जाल के अंदर फंस चुकी हूँ। तभी वो अपने मास्क के
ऊपर देखती है जहाँ पर सच में एक स्पाइडर बैठा हुआ था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, तभी देखती है कि वो स्पाइडर अब गायब हो चुका था। वो सोचती है वो मास्क के अंदर तो नहीं, इस वजह से वो अपना मास्क उतार देती है, लेकिन उसके सामने वो सब खड़ा था जो उसको देखने के बाद हैरान हो जाता है। वो हैरान होकर कहता है, क्या तुम तो वही हैंडकरचीफ गर्ल हो, इसका मतलब तुम ही वही ब्लैक मास्क हो। लेकिन तभी रोजा आकर उसका मुंह बंद कर देती है। वहाँ पर पुलिस आ गई थी और कहते हैं, क्या ये तो ब्लैक मास्क है। और चुनयंग कहती है कि बेटा अब तो तेरा काम खत्म हो जाएगा। रोजा सोचती है कि ये बच्चे तो बहुत खतरनाक हैं, लेकिन इस वक्त जो मेरे सामने खड़ा है वो इंसान ज्यादा खतरनाक है। मुझे क्या ही करना होगा, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। और वो सब को लेकर वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाती है। दूसरी तरफ देखते हैं कि वो लोग जंगल में बैठे थे और वो सब कहते हैं, अच्छा तो तुम्हारा नाम रोजा है, इसका मतलब तुम ब्लैक मास्क हो, ये तो बहुत कमाल की बात है। लेकिन तभी रोजा उसके पीछे वाले पत्थर पर घुसा मारती है, जिस वजह से उसकी आइसक्रीम स्टिक भी टूट जाती है और कहती है कि अपना मुंह बंद रखना, क्या तुम उन लोगों को बताने वाले हो। वो सब कहता है कि यही बात कि तुम एक क्रिमिनल हो। रोजा कहती है कि मैं कोई बुरी इंसान नहीं हूँ। वो सब कहता है, हाँ ये तो बात मैं जानता हूँ, मुझे तो तुम बिल्कुल भी बुरी इंसान नहीं लगती और ये तो मेरे होमवर्क के असाइनमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा होगा। रोजा कहती है, क्या मैं तुम्हारा होमवर्क हूँ, आखिर ये किस तरह की क्लास है। वो सब कहता है कि ये टेररिस्ट से रिलेटेड है। रोजा कहती है, क्या मैं एक टेररिस्ट बन गई। वो सब कहता है कि मैं सिक्योरिटी में मेजर पर हूँ। रोजा हैरान हो जाती है और सोचती है, क्या ये उन लोगों में से एक है। और वो सब सोचता है, अगर सच में तुम एक क्रिमिनल होती तो अब तक मैं मर चुका होता। वो रोजा से कहता है, क्या तुम चाहती हो कि मैं इस बात को सीक्रेट रखूं। रोजा कहती है, क्या सच में तुम इस बात को सीक्रेट रखोगे। वो सब कहता है, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन पर। नेक्स्ट सीन देखते हैं कि वो भर पेट खाना खा रहा था। कहता है, मैं गरीब कॉलेज स्टूडेंट हूँ इसलिए खा नहीं पाता। रोजा सोचती है, मेरा क्या, मैं भी तो गरीब ही हूँ। और वो सब से कहती है, कंडीशन पूरी हो गई, मैंने तुम्हें खाना खिला दिया है। वो सब कहता है, तुम जानती हो स्पेशल एबिलिटी हेडक्वार्टर्स ने मुझे वहाँ पर बुलाया है। उन्होंने अचानक से मुझे कॉल करा और पूछा आखिर मुझे क्या क्या पता है। दूसरी तरफ चुनियांग को देखते हैं जो बता रही थी आखिर वो लड़का कैसा दिखता है जो कि ब्लैक मास्क के साथ था। एक लेडी जिनका नाम मोंगता था वो इस पिक्चर को ड्रॉ कर रही थी। फिर से वो सब को देखते हैं जो कहता है कि वो लोग मुझे ब्लैक मास्क का विटनेस कह रहे थे। रोजा कहती है, क्या तुम और खाना खाना चाहोगे। वो सब कहता है, नहीं अब मेरा पेट भर चुका, लेकिन कुछ और है जो कि मैं तुमसे करवाना चाहता हूँ। फिर देखते हैं रोजा उसे लेकर टेलीपोर्ट हो रही थी और वो अपने पूरे खानदान को याद कर रहा था। वो लोग टेलीपोर्ट होकर एक बिल्डिंग के ऊपर आते हैं। वो सब कहता है, सच में तुम तो बहुत फास्ट थी, मुझे बहुत ज्यादा मजा आया रोजा, मुझे ब्लैक मास्क से यही उम्मीद थी। लेकिन रोजा को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कहती है, प्लीज बस तुम अपने वादे को निभाना। वो सब कहता है, हाँ हाँ ठीक है, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, लेकिन ये बताओ तुम अभी तक इस गैस मास्क को क्यों पहन रही हो। अगर तुम पकड़ी नहीं जाना चाहती हो तो तुम्हें इसे पहनना बंद कर देना चाहिए। रोजा कहती है, दौरियांग ब्लैक मास्क का पीछा कर रहा है, दौरियांग के ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है। अगर ब्लैक मास्क उसकी ऐसी ही मुसीबत बना रहेगा उसके लिए और मुश्किल बढ़ जाएंगी, इसीलिए अंत तक मैं इसे रोकने की कोशिश कर रही हूँ। अगर ब्लैक मास्क अचानक से गायब हो जाएगा तो उसके ऊपर तो बहुत सारा बोझ पड़ जाएगा। वो सब कहता है, क्या तुम उस गुस्सैल दौरियांग की बात कर रही हो। रोजा कहती है कि यही उसका चार्म है। सब कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम्हें दौरियांग पसंद नहीं, मैंने न्यूज में सुना था कि ब्लैक मास्क उसको मारना चाहता है। रोजा कहती है, वो सब कुछ गलत फहमी है, दौरियांग बिल्कुल भी जिद्दी नहीं है, वो तो बहुत ईमानदार है, वो सिविलियन की सेफ्टी पहले देखता है, वो सब कुछ सॉल्व करने की कोशिश करता है, वो टॉल है, हैंडसम है, उसके बहुत सारे फैंस हैं। और ऐसा ही कर कर वो उसके बहुत सारे तारीफों के पुल बांधने लगती है। और तभी वो सब पूछता है कि रोजा क्या तुम दौरियांग को पसंद करती हो। रोजा तो ब्लश करने लगती है और कहती है, नहीं मैं तो बस एक फैन हूँ और ये बात छुपा रही हूँ कि मैं उसकी फैन हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे उसका फैन होना पसंद नहीं है, वो बस मैं प्लान कर रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता, बस प्लीज तुम इस बात को सीक्रेट रखना, ठीक है। वो सब कहता है कि तुम जहाँ पर भी जाओ तुम्हें धोखेबाजों से सावधान रहना चाहिए। अच्छा तो तुम ये चाहती हो कि तुम पकड़ी ना जाओ और तुम ये भी चाहती हो कि लोग ये बात जान जाए कि ब्लैक मास्क एक बुरा इंसान नहीं है। अच्छा तो ठीक है, तुम्हारे इसके पीछे अच्छे इरादे नजर आते हैं, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इस बात को सीक्रेट रखूंगा। रोजा कहती है, इसका मतलब तुम हेडक्वार्टर्स को कुछ भी नहीं बताओगे। अगर तुमसे दौरियांग डायरेक्टली पूछेगा तब भी तुम चुप रहोगे।
रहोगे है ना। वो सब कहता है हाँ हाँ चुप रहूंगा, फिक्र मत करो, अब तुम मुझे छोड़ो। वैसे मैंने उसे टीवी पर देखा था और वो बहुत जेंटल लगता है। रोजा कहती है तुमने सही कहा, वो बहुत नाइस है। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं जब वो सबको पूछताछ के लिए बुला लिया गया था। उसके सामने दौरियांग बैठा था। वो सब घबराया था और सोच रहा था आखिर ये किस तरह का एटमॉस्फेयर है। और दौरियांग को देखते हैं जो उसे बस घूरे जा रहा था। वो सब को देखते हैं जो इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहा था और बताता है कि मैं हूँ वो सब, मैं मेजर सिक्योरिटी में फ्रेशमैन हूँ और मैं बहुत पॉपुलर हूँ। ज्यादा वक्त पहले की बात नहीं है जब मेरी क्लास में मुझे एक लड़की ने हैंकरचीफ दिया था। मुझे पहले लगा था कि ये एक कन्फेशन है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और वो पर्सन जिसको मैं जानता था वो एक बहुत बड़ी विलन निकली जिसको ब्लैक मास्क कहा जाता था। पहले तो मैं बहुत सरप्राइज हो गया था, लेकिन फिक्र करने की बात नहीं क्योंकि वो एक बहुत अच्छी लड़की है और आज मुझे ब्लैक मास्क की वजह से इस हेडक्वार्टर्स में बुलाया गया है। देखते हैं कि स्पेशल पुलिस ऑफिसर के सामने मैं झूठ बोल पाऊंगा या फिर नहीं। वो जा रहा था तभी दौरियांग की नजर उस पर पड़ती है और वो अपने कलीग से पूछता है कि ये कौन है। उसका कलीग कहता है ये वो लड़का है जिसे ब्लैक मास्क ने हॉस्टेज बना लिया था, लेकिन वो जिंदा बच निकला, इसीलिए उसे यहाँ पर आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है। दौरियांग कहता है अच्छा हॉस्टेज, क्या ये ब्लैक मास्क का साथी हो सकता है। उसका कलीग बताता है कि पहली बात तो वो उसी यूनिवर्सिटी में जाता है जहाँ पर ब्लैक मास्क ने हमला करा था। वो आसपास भी रहता है और सिक्योरिटी में फ्रेशमैन मेजरिंग कर रहा है। दौरियांग सोचता है कि जैसा कि उम्मीद थी ब्लैक मास्क इसके ही आसपास है। फिर वो डॉक्यूमेंट पर एक फोन नंबर देखकर कहता है कि ये फोन नंबर तो। फिर वो सबको देखते हैं जिससे इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। उसके सामने मोंगता बैठी थी। मोंगता कहती है इसका मतलब तुमने ब्लैक मास्क के बिना मास्क का चेहरा देखा। सब कहता है क्या कहा मैंने। मोंगता कहती है हाँ मैं तुम्हारी ही बात कर रही हूँ, क्या तुम डिटेल में बता सकते हो। वो सब सोचता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मैं वो जवाब देता हूँ जो कि सच्चाई से बिल्कुल उल्टे हैं। वो सब कहता है पहली बात तो उसके बाल छोटे थे, उसकी जॉ लाइन काफी चौड़ी थी, वो ऐसे घूर रहा था जैसे मुझे खा जाएगा। ऐसे ही अजीब बातें बताकर उसे डिस्क्राइब करने लगता है। मोंगता तो कंफ्यूज हो गई थी क्योंकि वो सही से ड्रॉ ही नहीं कर पा रही। फिर वो ऑफिसर को आवाज लगाकर बुलाती हैं और उससे धीमे से कहती हैं मुझे लगता है कि ये झूठ बोल रहा है। वो कुछ कहने लगती हैं और वो सब सोचता है लगता है भाई मैं पकड़ा गया। और वो अपना सर झुकाकर कहता है मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं इतना डर गया था कि मुझे याद ही नहीं है। मोंगता उसके पास आती है और कहती है मैं समझ सकती हूँ, लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं। जब तक कि हमारे पास स्पेशल पुलिस ऑफिसर हान दौरियांग है तब तक के कोरिया सेफ है। ठीक है फिर हम तुम्हारी याददाश्त को धीमे धीमे वापस लाने की कोशिश करते हैं। वो सब कहता है वो दरअसल मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं कुछ देर आराम कर सकता हूँ। मोंगता कहती है माफ करना लेकिन हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तभी वहाँ पर दौरियांग आता है और कहता है बस बहुत हो गया, अब से मैं इससे बात करूंगा। फिर वही सीन देखते हैं जब दौरियांग वो सब को घूरे जा रहा था। वो सब सोचता है कि ये क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ही गुनहगार हूँ, मुझे विटनेस के तौर पर बुलाया गया है या फिर सस्पेक्ट के तौर पर। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, ये है तो बड़ा हैंडसम। और दौरियांग के तो दिमाग में यही चल रहा था कि ये वही नंबर था जो कि रोजा के हाथ पर लिखा हुआ था, लेकिन ऐसा तो नहीं लगता कि वो नंबर उसने खुद लिखा था। वो सब कहता है इस वक्त आप जैसे टीवी में दिखाई देते हैं उससे बिल्कुल उल्टे लग रहे हैं। दौरियांग कहता है कि मैं अभी अपना काम कर रहा हूँ। तो तुमने कहा कि तुमने ब्लैक मास्क का चेहरा साफ साफ नहीं देखा। पहले तो वो सब बहुत हिचकिचाने लगता है और कहता है कि मैंने देखा था लेकिन मैं इतना ज्यादा डर गया कि मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा। दौरियांग कहता है कि तुम कह रहे हो कि तुम डर गए, तुम्हें ब्लैक मास्क ने पकड़ लिया था, उसके बावजूद तुम्हें एक खरोच तक नहीं आई, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ब्लैक मास्क के साथी हो। मोंगता तो अपना सर ही पकड़ लेती है और सोचती है दौरियांग तुम क्या कर रहे हो। वो सब कहता है नहीं नहीं उस वक्त मैंने पहली बार ब्लैक मास्क को देखा था। दौरियांग कहता है ऐसी बात है तो फिर ब्लैक मास्क ने तुम्हें आसानी से कैसे जाने दिया। वो सब सोचता है कि अब मुझे सोच समझ कर बोलना पड़ेगा, ये एक प्रेजेंटेशन है, एक प्रेजेंटेशन, और इस वक्त प्रोफेसर मेरे सामने बैठे हुए हैं। और वो वही इमेजिन करके कहने लगता है मेरा आज का असाइनमेंट है ब्लैक मास्क के ऊपर, क्या इससे पहले ब्लैक मास्क ने कभी किसी को मारा है। दौरियांग कहता है नहीं। वो सब कहता है कि सही कहा, इससे पहले उसने किसी चीज को वसूला है। मुझे लगता है कि ब्लैक मास्क ने मुझे किडनैप कर
कर लिया था, वो भी मेरी गलती की वजह से। दौरियांग हंसने लगता और कहता तुम कह रहे हो कि ये एक गलती थी? ब्लैक मास्क ने तुमको इसलिए किडनैप कर लिया क्योंकि तुमने उसका फेस देख लिया था, है ना? और तुम उसका सीक्रेट बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो, मैंने सही कहा ना? वो सब सोचता है कि लगता है मैं तो काम से गया। वो दौरियांग से कहता है शायद से ब्लैक मास्क ने मुझे इसलिए किडनैप करा होगा क्योंकि वो बोर हो रहा होगा। दौरियांग कहता है ये सब कुछ बकवास है, तुम ब्लैक मास्क को निर्दोष साबित करना चाहते हो, लेकिन कोई साइको ही होगा जो किसी को बोर होने पर किडनैप करेगा, उसके बाद उसे छोड़ भी देगा। वो सब सोचता है माफ करना रोजा कि मैं एक तिनके का सहारा ले रहा हूँ। दौरियांग सोचता है कि लगता है मैं सही से नहीं समझा, उसे जरूर से जान लेने की धमकी दी गई होगी, इसी वजह से ये इस वक्त इतना डरा हुआ दिख रहा है। वो सब रुमाल निकाल कर अपना पसीना पोंछने लगता है। तभी दौरियांग टेबल पर कसकर हाथ मारता है और सोचता है ये हैंडकरचिफ तो मेरा है, नहीं नहीं हो सकता है कि ये एक इत्तेफाक हो। वो सब कहता है कि ये रुमाल मुझे मेरी स्कूल की एक लड़की ने दिया था और दौरियांग सोचता है अब तो 100% है कि ये रुमाल मेरा ही है, लेकिन आखिर ये क्या बात कर रहा है, क्या इसने उसे ले लिया था? वो सब कहता है माफ करना मैं थोड़ा पॉपुलर हूँ, उसने अचानक से मुझे ये दे दिया, जाहिर सी बात है कि वो मुझे पसंद करती है, तुम्हें क्या लगता है? दौरियांग कहता है मुझे नहीं पता, हो सकता है उसने तुम्हें सिर्फ पसीना पोंछने के लिए दिया हो। वो सब कहता है लेकिन उस दिन मेरे पसीना नहीं निकल रहा था, लड़कियां ज्यादातर ये ब्रांड यूज नहीं करती हैं, ऐसा लगता है कि ये एक प्रेजेंट है। दौरियांग कहता है कि मैं भी इसे यूज करता हूँ तो मुझे नहीं लगता। वो सब कहता है हमारी एज में कोई रुमाल लेकर नहीं घूमता, ये जरूर से प्रेजेंट होगा। और सब लोग जो ये बातें सुन रहे थे वो सोचते हैं क्या दौरियांग के पास एक रुमाल है? वो सब कहता है खैर मुझे नहीं लगता, उसने मुझे पसंद करने की वजह से दिया है, क्योंकि उसने मुझे बताया था कि वो किसी को पसंद करती है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा तो फिर आखिर उसने मुझे ये क्यों दिया? मुझे ऐसा लगा था कि उसे मुझ में इंटरेस्ट है, इसलिए मैंने उसे अपना नंबर दे दिया था। दौरियांग सोचता है अच्छा इसका मतलब वो तुम थे जिसका नंबर रोजा के हाथ पर लिखा था। दूसरी तरफ रोजा को देखते हैं जो लेटी हुई थी और दौरियांग का नंबर देख रही थी। वो ब्लश करने लगती है और बहुत मुश्किल से उसे मैसेज भेजती है कि तुम क्या कर रहे हो। दूसरी तरफ वो सबको देखते हैं जिसकी इन्वेस्टिगेशन हो गई थी और उसे बाहर निकाल दिया गया था। वो सोचता है फाइनली मैंने अपनी पूरी कोशिश करी, मैं रोजा से कहूंगा इसी बात पर वो मुझे खाना खिलाए। दूसरी तरफ दौरियांग और मोंगता को देखते हैं। मोंगता कहती है तुम जानते हो ना कि तुम्हारा रवैया अच्छा नहीं था। दौरियांग कहता है हाँ मैं जानता हूँ। मोंगता कहती है अच्छी बात है कि तुम्हें पता है, मैं यही सोच रही थी आखिर तुम ये क्यों कर रहे थे। फिर दौरियांग सोचता है कि रोजा के हाथ पर वो किसका नंबर था और वो मोंगता से कहता है कि ये एक पर्सनल रीजन है। मोंगता कहती है कि ऐसा है तब भी तुम ऐसा नहीं कर सकते, और वो बाहर खड़ा होकर भी यही सोच रहा था आखिर मैंने ऐसा क्यों करा। लेकिन तभी उसके पास रोजा का भेजा हुआ वही मैसेज आ जाता है। सियोन उससे पूछती है दौरियांग तुम क्या किसी को डेट कर रहे हो? दौरियांग कहता है नहीं तो क्यों पूछा? सियोन कहती है इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन बेहतर होगा कि तुम इससे दूर रखो। वहाँ पर सोंगबाओक आते हैं और कहते हैं तो क्या सब लोग इकट्ठा हो गए? मोंगुरियोंग ये बताओ क्या तुमने चुनियांग को अच्छे से पीछे छोड़ दिया? देखते हैं मोंगुरियोंग चुनियांग को बेड़ियों से बांध कर आया था। सोंगबाओक कहते हैं तुमने अच्छा करा, वरना वो बहुत मुश्किलें खड़ी कर देती। जुंगी कहता है कैप्टन तो हम कहाँ से शुरू करने वाले हैं? सोंगबाओक कैमरे में देखते हुए कहते हैं मुझे नहीं पता मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए। बेवकूफों को देखो जरा, स्पेशल एबिलिटी हेडक्वार्टर्स के सामने क्या कर रहे हैं। जुंगी कहता है क्या ब्लैक मास्क क्लोन्स को भी समन कर सकता है? सोंगबाओक कहते हैं कि ये असली नहीं है, ये सिर्फ ब्लैक मास्क को मानने वाले हैं। सियोन कहती है सेई ने मुझे ये बात बताई है, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या करना चाहिए। सोंगबाओक कहते हैं रुको, आखिर सेई कहाँ पर है? सियोन कहती है सेई वो इसी तरफ आ रही है। दूसरी तरफ देखते हैं सेई आ रही थी और वो लाइव स्ट्रीम भी कर रही थी। जुंगी कहता है खैर ये ब्लैक मास्क के मानने वाले क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? सोंगबाओक कहते तुम्हें क्या लगता है ये क्रिमिनल्स बस मौके का फायदा उठा रहे हैं। दूसरी तरफ ब्लैक मास्क के मानने वालों को देखते हैं। उनमें से एक कहता है कि हमें उन्हें मार देना चाहिए, वो हमसे हमारे हक छीन रहे हैं। वो हक के हम कैसे जीना चाहते हैं, वो हक के हम अपने गुस्से को सोसाइटी को दिखा सकते हैं। ब्लैक मास्क ने हमें एक मैसेज दिया है कि हमें दौरियांग से डरने की जरूरत नहीं, हम ब्लैक मास्क के साथी हैं, हम उसकी इच्छाओं को आगे बढ़ाएंगे। डियरेस्ट ब्लैक
ब्लैक मास्क, क्या तुम हमें देख रहे हो? लेकिन रोजा तो नहीं देख रही थी, वो बस अपने रिप्लाई का इंतजार कर रही थी जो दौरियांग ने अभी तक नहीं दिया था। तभी वहाँ पर डायना आती है और कहती है आखिर तुम रो क्यों रही हो? रोजा कहती है ग्रैंड माँ, मैंने किसी को मैसेज करा था, उसने अभी तक रिप्लाई नहीं करा। क्या इसका मतलब ये है कि वो चाहता है कि मैं उसे परेशान ना करूं? डायना कहती है क्या कहा? कोई फर्क नहीं पड़ता वो कितना बिजी हो, किसी के मैसेज का रिप्लाई ना करना ये बहुत ज्यादा रूड होता है। वो बहुत सारी गालियां लिखकर भेजने वाली थी लेकिन तभी रोजा उन्हें रोक देती है। दूसरी तरफ देखते ही हड़कंप मचा था, सारे क्रिमिनल सबको परेशान कर रहे थे। उन लोगों ने एक जगह आग लगाई थी और शेफ कहते हैं प्लीज रुक जाओ। वो क्रिमिनल्स कहते हैं तुम्हें पिज्जा के ऊपर पाइनएप्पल्स नहीं लगाना चाहिए। शेफ कहते हैं बेवकूफो, यही यहाँ के स्पेशल पिज्जास हैं। पिज्जा को लेकर आपस में बहुत बहस चलने लगती है लेकिन तभी वहाँ पर मोंगोडियोंग आ जाता है। शेफ उससे कहते हैं माफ करना लेकिन आज हमारे पास कोई पिज्जा नहीं। हमें पता चलता है ये मोंगोडियोंग का फेवरेट पिज्जा स्टोर था। पूरे वीक मोंगोडियोंग यहीं पर आकर पिज्जा खाता था। वो क्रिमिनल्स उसे देखकर कहते हैं क्या ये कोई पुलिस ऑफिसर है? शायद से ये कोई दूसरा है क्योंकि मैंने रेड वाले को देखा था। वैसे इससे डरने की जरूरत नहीं, ये तो एक बच्चा है। लेकिन तभी मोंगोडियोंग उन पे अपनी वाटर से हमला कर देता है। सियोंग कहती है मोंगोडियोंग तुम कॉर्नर को भी संभाल लो। मोशन सिकनेस की वजह से उन क्रिमिनल्स को उल्टी आने लगती है। तभी उनकी तरफ हथकड़ियां उड़ते हुए आती हैं और उनको जकड़ लेती हैं और वहीं पर दौरियांग आराम से बैठा हुआ था। पीछे क्रिमिनल्स हवा में उड़ रहे थे और वो अपने फोन को निहार रहा था। क्रिमिनल्स कहते हैं कि ये तो दौरियांग है, अब हमें यहाँ से भागना चाहिए। अभी दौरियांग उस क्रिमिनल से पूछता है तुम बिजी तो नहीं हो? अगर कोई मैसेज भेजता है कि तुम क्या कर रहे हो तो सबसे अच्छा रिप्लाई कौन सा होता है? वो क्रिमिनल कहता है कि तुम इस वक्त काम कर रहे हो है ना, तो ये कहना बेहतर नहीं होगा कि तुम इस वक्त काम कर रहे हो। दौरियांग कहता है लेकिन इस तरह से बातें आगे नहीं बढ़ पाएंगी। दूसरा क्रिमिनल कहता है कि इसने इमोजी का भी इस्तेमाल करा है तो तुम्हें ऐसा रिप्लाई करना चाहिए जिससे कि बातचीत आगे बढ़ती रहे। कैसा रहेगा ये लिखो कि मैं काम कर रहा हूँ, तुम क्या कर रही? दूसरा क्रिमिनल कहता है हाँ, इससे ये लग सकता है कि तुम भी इंटरेस्टेड हो। अब जब तुम फ्लर्टिंग कर ही रहे हो तो तुम्हें और ज्यादा बात करनी चाहिए। तो कैसा रहेगा कि ये लिखो अभी मैं काम कर रहा हूँ, क्या तुम काम के बाद मुझसे मिलना चाहोगी? दौरियांग कहता है लेकिन वो तो बस एक दोस्त है। क्रिमिनल कहता है अच्छा, अगर वो एक दोस्त होती तो तुम इतना ज्यादा ना सोचते। दौरियांग कहता है कि मैं तो बस एक अच्छा रिप्लाई करना चाहता हूँ। तो क्रिमिनल कहता है जो आदमी वहाँ पर सबको पकड़ रहा है अगर वो तुमसे पूछेगा तुम क्या कर रहे हो तो तुम क्या कहोगे? दौरियांग कहता है मैं कहूँगा कि मैं काम कर रहा हूँ। सांगबॉग उसको देखकर कहते हैं कि देखो तो उसके बड़े बुजुर्ग काम कर रहे हैं और ये गधा आराम से बैठा हुआ है। सियोन कहती है दौरियांग किसी को डेट कर रहा है। सांगबॉग कहते हैं क्या सच में? दौरियांग फाइनली मैसेज भेज देता है कि मैं काम कर रहा हूँ, क्या काम के बाद तुम मुझसे मिलना चाहोगी? रोजा ही मैसेज पढ़कर कहती है क्या उसने रिप्लाई कर दिया? डायना भी पूछती है क्या उसने रिप्लाई करा? रोजा लेकिन मना कर देती है। वो सोचती है मुझे क्या रिप्लाई करना चाहिए, मैं ग्रैंड माँ से भी नहीं पूछ सकती, मुझे किसी ऐसे से पूछना चाहिए जो कि इन मामलों में अच्छा हो। दूसरी तरफ वो सबको देखते हैं जो बाहर ऐसे घूम रहा था जैसे कि उसका कोई कुछ उखाड़ ही नहीं सकता। वो इधर उधर देखकर सोचता है वाओ यहाँ तो तबाही मची हुई है। तभी उसके पास रोजा का मैसेज आता है कि वो सब प्लीज मेरी मदद करो। वो सब अपने सामने देखता है जहाँ पर एक ब्लैक मास्क आधा जमीन में गड़ा हुआ था। वो सबको लगता है कि वो रोजा है इसलिए वो शॉक हो जाता है।